नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी स्पेशल क्लास जो हम राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के लिए लगातार ले जा रहे हैं, विशेष क्लासेस जिनमें विशेष अपडेट, विशेष कॉन्सेप्ट, विशेष नॉलेज आपको देखने को मिल रहा है। और वो जो नॉलेज है कि बच्चों, कम्युनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हर सबसे ज्यादा नर्सिंग फील्ड में सबसे ज्यादा या मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा अपडेट जिस सब्जेक्ट में आते हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्योंकि सारी वैक्सीन, सारे प्रोग्राम्स, जितने भी टाइप के बीएमडब्ल्यू है, चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स है, चाहे डाटा, जितने भी हैं, वो हर साल लगभग चेंज होते ही रहते हैं। वैक्सीन कुछ ना कुछ नई आती रहती है, डाटा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कम्युनिटी सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास में सर्वाधिक होना जरूरी है। और वो ज्ञान कहां से मिलेगा, कौन सा मिलेगा? जो आपके पास अपडेटेड और नई गाइडलाइन वाला नॉलेज आपके पास में होगा, तब आपकी एग्जाम जो है वो क्लियर होगी। पुरानी चीजें जिसमें आप FIPV की एक डोज देते थे, मिजल्स के अलग अलग स्ट्रेन आप देखने को मिलते थे आपको, तो अब बहुत कुछ बदल चुका है। और इस बदलते जमाने में आपको भी बदलना जरूरी है, चीजों को साथ लेके चलना जरूरी है। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कम्युनिटी का सबसे स्पेशल, सबसे इंटरेस्टिंग और एक अलग ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करने वाले बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज से, कि कम्युनिकेबल डिजीज से सवाल 100% पूछी जाते हैं और सेंटर है ये कम्युनिटी का एक तरीके से। आज इसी को हम स्टार्ट करेंगे। और आज की जो क्लास में जो हम जिस डिजीज को जो इंक्लूड करने वाले हैं, जिसकी कॉन्सेप्टोलॉजी को हम क्लियर करेंगे, वो सब्जेक्ट वो डिजीज जो है वो मिजल्स और रूबेला को हम डील करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि मिजल्स एंड रूबेला आज हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, ये अगर सीएचओ की एग्जाम को आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो कम्युनिटी के इन टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। 100% यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो रोज स्पोर्ट से हो, चाहे वो कोपली स्पोर्ट से है। आपकी प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, मिजल्स वैक्सीन को आप कब दे सकते हैं, आप 6 महीने से पहले, क्या आप 9 मंथ से पहले दे सकते हैं, आप डिलेड इम्यूनाइजेशन कब तक कर सकते हैं, मिजल्स के अंदर आखिरकार ट्रेंड आपको देखने को मिलते कैसे हैं, इन सारी चीजों की साझा जानकारी आपको आज प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बच्चों मिजल्स को। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों किसको, मिजल्स हम देखने वाले हैं। और मिजल्स क्यों आखिरकार इतनी पॉपुलर डिजीज बन गई कम्युनिकेबल डिजीज में, कि सीएचओ की हर एग्जाम में लगभग सवाल पूछा ही जाता है, आखिरकार कैसे ये डिजीज इतनी पॉपुलर बन गई। आज हम इसका गहनता से अध्ययन करेंगे। और देखिए, सबसे पहले कम्युनिटी जब हमने पढ़ा बच्चों, फाउंडेशन में हमने ये पढ़ा कि एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है। और इस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड यानी 3 चीजें होती हैं। और जब तक किसी भी ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में उन तीनों चीजों के बीच में समन्वय जब तक होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जब तक होगा, उन चीजों के बीच में इक्विलिब्रियम जब तक होगा, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो हेल्दी रहेगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में ही देगा कि जब इस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो जाता है, जब इसका इक्विलिब्रियम है वो डिसबैलेंस हो जाता है, या कुछ आपका कम्युनिकेशन या समन्वय इनका गड़बड़ा जाता है, तो वहां पे उस कंडीशन में कोई ना कोई डिजीज आपको देखने को मिलती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने 3 चीजें देखी थी बच्चों। और वो कौन सी देखी थी? एजेंट होता है बच्चों, एक एजेंट होता है, एक होता है होस्ट आपका, एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट आपका, और एक जो होता है बच्चों आपका इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। और इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों चीजों में जब भी कोई डिसइक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे डिजीज क्रिएट होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर डिजीज में ही लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मिजल्स हम पढ़ रहे हैं तो मिजल्स में भी बच्चों ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है, इसी ट्रायड में कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत देखने को ही मिलेगी। इस वजह से ही आपके मिजल्स आपके बच्चों में देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या गड़बड़ आता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे मिजल्स को। मिजल्स क्या है बच्चों? मिजल्स क्या है? एक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, या रेस्पिरेटरी डिजीज बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी, जो आपको अच्छा लगे। आज हम बात करने वाले हैं, आप वर्जिन है या वर्जिन नहीं है, आपके पास में कौन सी वैक्सीनेशन का शॉट आपको लगने वाला है, कौन सा नहीं है, कौन से शॉट में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज देखने वाले हैं। रेस्पिरेटरी
कम्युनिकेशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन कौन सा है बच्चों, ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा पहले इफेक्ट करता है, उसके बाद में जनरलाइज सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की ट्रायड के अंदर क्या दिक्कतें आने वाली, बात करते हैं सबसे पहले एजेंट के बारे में। एजेंट जो होगा बच्चों, इसका एजेंट के बारे में क्या बात करेंगे कि मिजल्स जो होगा एक वायरल चीज है, और वायरल में क्या होगा बच्चों, ये जो होता है इसका एजेंट जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड और कौन सा, डीएनए है या आरएनए है, तो ये आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। और ये जो वायरस है इसका क्या होता है बच्चों, इसकी जो है वो एक स्ट्रेन होती है इसकी, यानी कुछ डिजीज होती है जिनकी, जैसे पोलियो है उसकी 3 से पाई जाती हैं, जिसमें ओपीवी 1, 2 और 3 जो आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप पोलियो WPV वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3, ऐसे जिसके 3 स्ट्रेन थे, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेन देखने को मिलता है। हमने पोलियो के बारे में बात की थी उस टाइम पे जब हमने पोलियो की वैक्सीन हमने देखी थी, और हमने स्विच के बारे में पढ़ा था। अगर आपको देखना है कि स्विच क्या है, मिशन इंद्रधनुष क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, तो आप पीछे जाके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और सारी चीजें देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। फिलहाल हम इस चीज की बात करते हैं बच्चों, सिंगल स्ट्रेन होता है और कौन सी फैमिली से होता है बच्चों, ये कौन सी फैमिली से होगा बच्चों, फैमिली का अगर मैं नाम बात करूं बच्चों, फैमिली की अगर बात करूं तो पैरामिक्सो वायरस। तो देखिए वायरस एजेंट जो होगा, एजेंट आपका यही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा, और स्ट्रेन जो होगा इसका फैमिली जो है वो पैरामिक्सो वायरस से ये बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए पैरामिक्सो वायरस, और इसका जो है वो एक ही होता है, एक ही सीरोटाइप बोल सकते हैं, एक ही सीरोटाइप इसका होता है। ये इसकी बात थी। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मिजल्स में देखिए, मिजल्स में क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफेक्शन सिर्फ पर्सन होता है, सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इसके अलावा पेशेंट के अलावा कोई नहीं होता, कोई सब क्लिनिकल केस नहीं होते बच्चों, इसके कोई रिजर्वायर नहीं होता इसका। देखिए सोर्स की अगर बात करेंगे, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सोर्स क्या है, या आपको एक सवाल पूछा जाए कि एक ऑप्शन दे दे आपको कि मिजल्स के इनमें से सोर्स कौन से हैं, तो आपको दे दे कि पेशेंट खुद है, इसमें रिजर्वायर है, सब क्लिनिकल केस है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ पेशेंट ही होता है, इसके अलावा कोई भी इसका सोर्स नहीं होता। इसी वजह से मिजल्स को ट्रीट करना आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सोर्स की बात करते हैं, सोर्स जो है वो ओनली कौन सा होता है बच्चों, ओनली इन्फेक्टेड पर्सन। सोर्स जो होगा वो ओनली इन्फेक्टेड पर्सन होगा, कोई भी नो एनिमल रिजर्वायर है इसका, नो एनिमल रिजर्वायर है बच्चों, न इसका कोई सब क्लिनिकल केस है, सब क्लिनिकल केस भी कोई नहीं है। जब हमने आइसबर्ग फिनोमेना देखा था तो हमने क्या देखा कि कोई सब क्लिनिकल केस नहीं है इसका, न कोई इसका एनिमल है, एनिमल रिजर्वायर है, न इसका जो बच्चों कोई भी कैरियर होता, नो कैरियर। इसका सोर्स की इतनी फीचर है तो जाहिर सी बात है इसको इजी टू होता है ट्रीट, तो इस क्या होता है बच्चों, ये है इजी टू ट्रीट है। तो मिजल्स में देखिए एक गारंटी है अपनी, यहां से टीएनसी नर्सिंग का वादा आपसे, मिजल्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये दावा है। इसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा कि आज की क्लास में मिजल्स के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें, नई चीजें भी आपको यहां से देखने को मिलेगी। सीएचओ की एग्जाम में तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है, यहां से एडवांस लेवल की भी मिजल्स आपको देखने को मिलेगी। इजी टू ट्रीट होता है इसीलिए क्योंकि इसका जो सोर्स होता है वो सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन होता है। ये हमने बात की बच्चों किसकी, हमने एजेंट की बात की। अब एजेंट के बाद में हम बात करेंगे बच्चों होस्ट की, कि होस्ट में क्या रहता है। अगर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में होस्ट में दिक्कत आई तो होस्ट में क्या होगा बच्चों, तो होस्ट कौन होता है, होस्ट वो होता है जिसके अंदर आपको डिजीज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे होस्ट की जब आप बात करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, होस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो होस्ट है वो मिजल्स जो है वो इफेक्ट करता है किसको है। मिजल्स में देखिए एज ग्रुप जो होगा बच्चों, एज ग्रुप होगा तो कॉमनली जो एज ग्रुप होगा मिजल्स का वो क्या होता है 6 मंथ टू 3 ईयर होगा, 6 मंथ टू 3 ईयर होगा। और ये कहां पे है, डेवलपिंग कंट्रीज में।
हमें CHO बनना है भारत देश का, हम भारत देश के निवासी हैं, हम डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे, डेवलप कंट्री की अगर बात करेंगे तो ये 5 साल से ज्यादा भी मीजल्स जो है आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो बात करेंगे मीजल्स में जो एज ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है, 6 मंथ टू 3 ईयर वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर इफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको बच्चों, मैं पर्सन बोलूं या मैं पॉपुलेशन बोलूं, जाहिर सी बात है आपको इतना पता होना चाहिए कि मीजल्स का जो एज ग्रुप है वो 6 मंथ टू 3 ईयर तक है, तो उस ससेप्टेबल पर्सन या ग्रुप में बच्चे ही आने हैं, तो उस चीज को आप ऐसे समझना है। इफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन इज मोर देन 40%, it become epidemic। क्या समझ में आया आपको बच्चों कि मीजल्स जो है वो जनरली नॉर्मल चीज में एंडेमिक बीमारी है, और अगर ससेप्टेबल केस जो है बच्चों वो अगर 40% से ज्यादा बच्चे ससेप्टेबल है तो वो एपिडेमिक की कैटेगरी में आ जाता है। होस्ट के अंदर ये देखना हमें कि कौन सा जेंडर ज्यादा अफेक्टेड होता है, तो जेंडर जो होता है बच्चों, जेंडर जो होता है वो दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों जेंडर इक्वली अफेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि माल नरिश्ड जो है, माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, माल नरिश्ड जो चिल्ड्रन है वो उसका क्या है, रिस्क फैक्टर है या ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है बच्चों, इसका एक रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है, क्या चीज, रिस्क फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखिए मोर ससेप्टेबल कौन सा होता, मोर ससेप्टेबल या मैक्सिमम चांस किसमें होते हैं, जो क्या होते हैं वर्जिन कैटेगरी जो है, मोर ससेप्टेबल, ये वर्जिन वो वाला वर्जिन नहीं है जो आप समझ रहे, ये वर्जिन वो वाला वर्जिन है जिसको एक बार भी इंजेक्शन नहीं मिला है, वो उस इंजेक्शन की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है कौन सी इंजेक्शन की, वैक्सीन की बात चल रही है, जिसको आज तक एक भी वैक्सीन नहीं मिली है, या मिजल्स की वैक्सीनेशन जिसके अंदर नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वो आपकी कहलाते हैं वो जो आपके कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्जिन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, मोर, ये देखिए जो ससेप्टेबल होंगे, मोर ससेप्टेबल कौन से होंगे, ससेप्टेबल कौन से होंगे बच्चों, जो वर्जिन चिल्ड्रन होंगे यानी जिनके ऊपर नहीं है, और इनमें से भी 90% से जो ज्यादा है, 90% से ज्यादा जो चिल्ड्रन है जो वर्जिन है उनके अंदर मीजल्स होने की संभावना मैक्सिमम होती है। यहाँ पे देखिए अब क्या देखेंगे, आपने क्या देखा बच्चों, सोर्स में क्या देखा, सोर्स में मैंने आपको मैंने एक चीज बताई थी सोर्स के अंदर, आपको इस सोर्स में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कम्युनिकेबिलिटी कितनी होती है। एक तो होता है बच्चों इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा इसका, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 से 14 दिन लगभग इसका देखने को मिलेगा आपका, कितना, लगभग 7 से 14 दिन आपका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। और कम्युनिकेबिलिटी जो होगी बच्चों क्या होगी, कम्युनिकेबिलिटी देखिए 7 से 10 दिन भी कहीं कहीं लिखा होता है, आपको जो है वो ऑप्शन के हिसाब से आपको देख के चलना है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो मिजल्स का आपको कितना टाइम लेके चलना है, वो आपको क्या करना है बच्चों, वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से लेके चलना है। अब हम बात करते हैं, देखिए कम्युनिकेबिलिटी की बात करते हैं। कम्युनिकेबिलिटी यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें मिजल्स जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट होगी या कम्युनिकेबल होगी, तो कौन सी पीरियड में होगी। देखिए क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, क्लासिकल फीचर क्या होता है कि मिजल्स के अंदर बच्चों आपको मैक्यूलोपेपुलर रेसेस देखने को मिलते हैं, जिनका ओरिजिन जो होता है वो कौन सा होता है, रेट्रो ऑरिकुलर ओरिजिन होता है, जो क्या होते हैं बच्चों कॉन्फ्लुएंट नेचर में होते हैं। रेसेस की हम आगे बात करेंगे, पर कम्युनिकेबिलिटी पीरियड की बता रहा हूं बात। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड लगभग कम्युनिकेबिलिटी पीरियड जो बच्चों 7 डेज का होता है, लगभग कम्युनिकेबिलिटी पीरियड जो 7 डेज का होता है। और वैसे बात करेंगे, सवाल में जो पूछा जाएगा या ऑप्शन में जो आएगा वो आपका ये आएगा कि 4 डेज बिफोर and 4 days after appearance of रेस के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक आपकी कम्युनिकेबिलिटी जो है आपकी रहेगी। अब अगर सवाल पूछा जाए कि रेस जो है कोपनिक स्पॉट जो देखने को मिलते हैं वो रेस के डेवलप होने से पहले देखने को मिलते हैं या रेस डेवलप होने के बाद में देखने को मिलते हैं, सवाल जो देखिए
अब सीएचओ में इतना आगे बढ़ चुका है, इतना विकास हो चुका है इन चीजों का। जो सवाल जो शुरुआत में आते 2019 में, 2020-21 में आते थे, वो चीजें सीएचओ एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। अब आपसे वो टाइम नहीं है कि आपको बोलेंगे कि मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड बता दीजिए कितना होता है, या आपको बोल देंगे मिजल्स जो है उसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो कौन सा वैक्सीन देंगे, तो जाहिर सी बात है एमआर की वैक्सीन लगती है। ऐसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे। अगर आपको क्या करना, आपको उन चीजों के लिए तैयार है ना जो हो सकती हैं। तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे बच्चों? ऐसे पूछे जा सकते हैं कि मिजल्स का एक पेशेंट है, उसके अंदर रैश डेवलप हो रहे हैं, तो वो कौन सी स्टेज में हो रहे हैं, वो प्रोड्रोमल स्टेज में हो रहे हैं, इरप्टिव स्टेज में हो रहा है, कौन से रेस का नेचर पूछ सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि कोप्लिक स्पॉट जो है वो कोप्लिक स्पॉट का या तो नेचर पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं कि कोप्लिक स्पॉट है वो आपके मिजल्स के रेसेस जो है वो अपीयर होने से पहले होते हैं या बाद में होते हैं। इस टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। एक जबरदस्त सवाल मेरे पास है, बहुत सारे सवाल मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि मिजल्स और रूबेला से किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक पीडीएफ है शानदार सी सवालों की, उसके साथ में हम शुरुआत करेंगे। एक बार हम इस चीज को देखेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात ये थी, और कम्युनिकेबिलिटी की बात ये थी कि रेसेस जब अपीयर होंगे उससे पहले और उसके बाद में 4-4 दिन का गैप आपको रखना है। एजेंट की बात थी बच्चों, अपने होस्ट की बात की, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की। और इन्वायरमेंट में क्या बात करेंगे बच्चों? इन्वायरमेंट में क्या करें? इन्वायरमेंट में मिजल्स जो है वो क्या है बच्चों? आपकी सीजनल साइक्लिक बीमारी है, सीजनल साइक्लिक डिजीज है। सीजनल और साइक्लिक डिजीज है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सीजनल और साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? सीजनल में कौन सा बच्चों? विंटर सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, और अर्ली स्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज? विंटर में और अर्ली स्प्रिंग जो पीरियड होता है उसके अंदर मिजल्स आपको देखने को मिलता है। और साइक्लिक की अगर बात करेंगे तो साइक्लिक क्या हुआ बच्चों? एवरी 1 to 3 ईयर मिजल्स की एपिडेमिक आपको देखने को मिलता है। क्या? एवरी क्या देखने को मिलता है बच्चों? एवरी 1 to 3 ईयर। आई होप आपको ये बोर्ड जो है वो स्लाइड एकदम सही दिख रही होगी। बहुत शांति से, बहुत आराम से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ये बात थी किसकी? इन्वायरमेंट की बात थी। एजेंट की बात हमने बात की, होस्ट की बात हमने बात की कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट में अगर कम्युनिकेशन बिगड़ेगा, समन्वय घटेगा, तो किस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम जो बात करेंगे बच्चों, वो हम बात क्या करने वाले हैं? अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हम ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि मिजल्स के अंदर जब हम मिजल्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए। देखिए हमने बात की है कि मिजल्स जो है, हमने बात की थी बच्चों, मिजल्स जो है वो कैसा देखने को मिलेगा? मिजल्स में आपको मैंने रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बताया था, रेस्पिरेटरी का सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे। देखिए दो चीज बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीज होगी बच्चों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? देखिए एक तो होता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन, जो जिसकी कम्युनिकेबिलिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो ड्रॉपलेट के द्वारा होती है। एक होता है बच्चों ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। देखिए ड्रॉपलेट इंफेक्शन में और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अगर आए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब है कि साइज जो है माइक्रोन की वो लेस देन 1 माइक्रोन होती है। न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बात आएगी तो वो क्या होगी? या लेस देन 5 माइक्रोन आपको देखने मिलेगी। और ड्रॉपलेट इंफेक्शन में आएगा तो वो क्या होगा? उसकी जो ड्रॉपलेट में जो ड्रॉप जो है उसकी साइज मोर देन 5 माइक्रोन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिजल्स जो है वो कौन सी? देखिए मिजल्स, या इसको एक नाम से और बोलते हैं, मिजल्स को रूबियोला बोलते हैं। रूबियोला जो है, रूबियोला वो भी किसको बोलते हैं? मिजल्स को बोलते हैं। और रूबेला को जो है वो जर्मन मिजल्स बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। देखिए ये जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है बच्चों, ये है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाहिर से अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करें तो मिजल्स जो है वो एयरबोर्न इन्फेक्शन होगा आपका। क्या होगा? एयरबोर्न इन्फेक्शन आपका होगा। तो ट्रांसमिसिबिलिटी या कम्युनिकेबिलिटी से अगर बात पूछी जाएगी आपको तो क्या पूछी जाएगी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो आपको बताना है वो एयरबोर्न बताना है, या फिर आपको क्या बताना है? आपको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा ये चीजें होंगी। इंक्यूबेशन पीरियड की हमने बात की थी, इंक्यूबेशन की बात की थी। तो इंक्यूबेशन मैंने बता दिया आपको
कि इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि कितना टाइम इस बीमारी को अराइज होने में लग जाएगा, लगभग आपको 7 से 14 दिन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये नॉर्मल चीज है। सवाल अगर पूछा जाए कि वैक्सीन इंड्यूस्ड मिजल्स किसी में है, तो पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है? क्या बच्चों? पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर, पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर में कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि यानी आपने वैक्सीन दे दी, उस वैक्सीन की वजह से, क्योंकि लाइव वैक्सीन होती है और वैक्सीन दे दी, तो उसकी वजह से अगर मिजल्स हुआ है या मिजल्स होने के बाद में, या फिर देखिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप मिजल्स की जो वैक्सीन है वो बीमारी के अराइज होने के बाद में दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों। जब अर्ली इंक्यूबेशन पीरियड होगा या जब हम सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो अर्ली 2 से 3 दिन के अंदर अगर हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो कंटाजियस हुआ है, मिजल्स पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, तो हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए उस पीरियड के अंदर भी मिजल्स वैक्सीन ऑन द डिमांड हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मिजल्स वैक्सीन हमने दी है कि हमने, तो इस मिजल्स का पेशेंट जो है वो ससेप्टिबल है, बच्चा जो हमें लगता है ये ससेप्टिबल है, हो सकता है, तो हमने अर्ली एक्सपोजर में उसको मिजल्स की वैक्सीन दी है, उस टाइम पे कितना होगा इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर मिजल्स वैक्सीन खुद एक लाइव एडमिटेड वैक्सीन होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 10 दिन होता है। ये सवाल यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। आने वाले टाइम में अगर नई चीजें अगर जुड़ी, अगर आपसे सवाल पूछे गए नए कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि ऐसा बिल्कुल आपका हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, अब हम बात करते हैं पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर की बात ही होगी। अब हम बात करेंगे किस चीज की, क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे बच्चों। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, और क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, क्लिनिकल फीचर 2 चीजों में आएंगे बच्चों। एक होगा आपकी प्रोड्रोमल स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज, और प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर क्या आएगा। अब देखिए, अब अगर आपको पूछे, देखिए सवाल जो है वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग का गेम में सारा कि आप अंडरस्टैंडिंग टॉपिक का कितना करते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि देखिए, वो तो सवाल चीजें पुरानी है कि मिजल्स में 3C का बता दीजिए, 3C जो सिम्टम्स है, साइन जो होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिजल्स में प्रेजेंट होते हैं। या फिर आपको एक पैटर्न दे दे कि कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस किसमें आपको देखने मिलेगा, आप झट से बता देंगे मिजल्स में देखने को मिलेगा। पर अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, तो आप जाहिर सी बात है कि कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, चीजें वही हैं। तो देखिए प्रोड्रोमल फेज के अंदर होगा, स्टेज के अंदर क्या, कोपलिक स्पॉट जो देखने को मिलेंगे वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज देखने को मिलेगी। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पे 3C जो होते हैं मिजल्स के, वो कौन सी, कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, ये 3 साइन जो क्लासिकल साइन है प्रोड्रोमल स्टेज के। ये चीज आप याद रख लीजिए। अगर सवाल बना तो यहां से भी सवाल बन सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिए, और आपको बोला गया मिजल्स के लिए 3 क्लिनिकल फीचर्स क्या है, 3C क्लिनिकल फीचर। तो कफ दे दिया और कंजक्टिवाइटिस दे दिया, तो कोराइजा करना आपको, कोराइजा कंजक्टिवाइटिस दे दिया, कफ करना आपको, आपको कफ और कोराइजा दे दिया, तो कंजक्टिवाइटिस आपको वहां पे फिल करना है। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 3C आप याद रखें। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फीचर क्या होंगे बच्चों, इसके अंदर आपको फीवर देखने को मिलेगी, और फीवर के साथ में मलाइज आपको देखने को मिलेगा। और ये जो फीवर होगी, ये फीवर जो है वो हाई ग्रेड फीवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चों, ये हाई ग्रेड फीवर होगी। यहाँ पे ये फीवर कौन सी होगी, हाई ग्रेड फीवर होगी। तो प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर जो चीजें आएंगी वो यहाँ पे ये चीजें आएंगी। अब देखिए कोपलिक स्पॉट जो है, अब एक चीज देखने मिलेगी प्रोड्रोमल फेज के अंदर। क्या बताता हूं, प्रोड्रोमल फेज में एक चीज बताता हूं बच्चों कि इस फेज में या इस स्टेज के अंदर आपको कोपलिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। क्या, कोपलिक स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो कोपलिक स्पॉट कैसे होते हैं बच्चों, इनका एरियोला है, एरियोला जो है वो कौन सा होगा, रेड एरियोला होगा बच्चों। देखिए एरियोला का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एरियोला जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, आप गलत चीजें यहाँ पे दिमाग में बिठा रहे हैं अपने। मैंने वर्जिन का नाम लिया और एरियोला का नाम लिया, तो आप बच्चों भटकने की जरूरत नहीं है, उम्र का तकाजा है। और ये देखिए ये एरियोला है। मैं एक अगर कोपलिक स्पॉट आपके बीच में बनाऊं बच्चों, तो वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, नाम देखिए कोपलिक स्पॉट कैसा होगा बच्चों। कोपलिक स्पॉट में होगा कि बच्चों एरियोला जो है
वो कौन सा, रेड एरियोला। रेड एरियोला, एरियोला का मतलब है कि आउटर जो बाउंड्रीज होगी, आउटर लाइनिंग जो होगी वो रेड होगी, रेड एरियोला। और सेंटर में क्या होगा, सेंटर से क्या होगा बच्चों, ये जो स्पॉट है कहीं कहीं आपको ग्रेइश देखने को मिलेगा या ब्लू, ब्लू और व्हाइट डॉट आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बनेगा, लगभग जो फीचर बनेगा वो आपको ऐसा फीचर देखने को मिलेगा। हालांकि कलर ग्रेडिंग जो है वो जरूरी नहीं है ऐसी होती है, पर मैं आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि ये इस टाइप का जो है एक कॉप्लिक स्पॉट आपको देखने को मिलेगा वहां पे, कि आपको बीच में एक व्हाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, उसके बीच में ब्लूइश या ग्रेइश चीज आपको देखने को मिलेगी, और एरियोला जो है वो रेड देखने को मिलेगा। ये कहां पे होगा, आपका ओरल म्यूकोजा के अंदर, ओरल केविटी में आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे जो प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर होते हैं। और ये प्रोड्रोमल स्टेज में जैसे ही आपके एरियल कॉप्लिक स्पॉट दिखेगा, इरप्टिव फेज है वो स्टार्ट होगी जैसे ही आपकी कॉप्लिक स्पॉट है वो खत्म होगा। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि क्या मिजल्स के रेसेज और कॉप्लिक स्पॉट दोनों एक साथ पाए जा सकते हैं, या क्या वो दोनों एक साथ अराइज होते हैं या अलग अलग अराइज होते हैं, तो इनका नेचर क्या है अराइज होने का, तो क्या बताएंगे कि दोनों एक साथ अराइज नहीं होते। जैसे ही आपके कॉप्लिक स्पॉट खत्म होंगे उसके 24 to 48 आवर के बाद में इरप्टिव फेज स्टार्ट होती है, और उस इरप्टिव फेज के अंदर आपको मिजल्स के जो क्लासिकल जो रेसेस है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो मैक्युलोपेपुलर रेट्रियोरिकुलर रीजन से जो ओरिजिन होते हैं, जो फोरहेड से स्टार्ट होते हैं और फिर सेंट्रली आपके पेरिफेरी में आपके जो एक्सटेंड होते हैं, जो कॉन्फ्लेंट नेचर में होंगे वो आगे हम बात करेंगे। ये जो है वो कॉप्लिक स्पॉट है। कॉप्लिक स्पॉट की अगर फोटो दिखाऊंगा बच्चों, आपको एक इमेज दिखाता हूं, अगर आप देख पाते हैं अच्छे से, ये देख लीजिए, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, और ये जो है वो आपका कॉप्लिक स्पॉट है बच्चों, कॉप्लिक स्पॉट है। और ये जो कॉप्लिक स्पॉट है वो देखिए कैसा है, आप देख रहे हैं, ये स्पॉट आप देख रहे होंगे, और मैं आसानी से देख सकता हूं इसको, मैं तो देख सकता हूं, आपका नहीं पता। ये स्पॉट है बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है, एक एरियोला जो इसका रेड एरियोला दिख रहा है इसका, और अंदर से जो है वो ब्लूइश और व्हाइट मेरे को दिख रहा है। ये है यहाँ पे, ये आपका कॉप्लिक स्पॉट है। इसके अलावा देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है वो कॉप्लिक स्पॉट आपको देखने मिल रहा है, ये कॉप्लिक स्पॉट दिख रहा है, ये कॉप्लिक स्पॉट रहा, और ये कॉप्लिक स्पॉट यहाँ पे, ये एक ही कॉप्लिक स्पॉट आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राजस्थानी भाषा अगर आप जानते हैं तो दापड़ जानते हो ना, दापड़ क्या होता है, तो वो ये दापड़ी है, या फाला जिसको बोलते हैं कि फालो होगो मेरे, तो वो फालो होगा जो वही होगा फालो। तो ये कॉप्लिक स्पॉट है, ये मारवाड़ी भाषा थी या राजस्थानी भाषा थी। अगर आपको नहीं समझ में आती है, अगर आप राजस्थान के बाहर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत मजेदार भाषा है हमारी, कभी आइए स्वाद लीजिए इसका, टसन में मशन होइए। तो ये कॉप्लिक स्पॉट था बच्चों। कॉप्लिक स्पॉट कब आता है, प्रोड्रोमल फेज के अंदर आता है। ये जो बात थी वो प्रोड्रोमल फेज की थी, कि प्रोड्रोमल फेज में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रोड्रोमल फेज आ गई, उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोड्रोमल फेज के बाद में आपको देखने को मिलेगा इरप्टिव फेज, इरप्टिव स्टेज देखने को मिलेगी। और ये जो इरप्टिव स्टेज है, ये इरप्टिव स्टेज कब स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है बच्चों आफ्टर 24 to 48 आवर ऑफ कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट पहले राइज होते हैं, और इरप्टिव स्टेज जो है वो बाद में स्टार्ट होती है। और ये इरप्टिव स्टेज को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेसेस जो है वो इरप्ट होते हैं, इस वजह से इरप्टिव फेज होती है। और याद रखने वाली चीज ये है कि प्रोड्रोमल फेज के बाद में ये आती है, तो कॉप्लिक स्पॉट जो वो प्रोड्रोमल फेज में पाए जाते हैं। जैसे ही कॉप्लिक स्पॉट जो वो फेड अवे होंगे, कॉप्लिक स्पॉट के फेड होने के बाद में रेसेस देखने को मिलेंगे। और ये रेसेस कैसे होंगे बच्चों, ये रेसेस ऐसे होंगी, ये बच्चों होंगे मैक्युलोपेपुलार होते हैं, और ये जो है बच्चों कॉन्फ्लुएंट होते हैं। कॉन्फ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि ये जो है ज्यादा अमाउंट में होते हैं और पास में होते हैं, जिसको हिंदी में सघन बोलते हैं। तो सघन होते हैं, मैक्युलोपेपुलार, कॉन्फ्लुएंट होते हैं। और ये जो होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये बच्चों रिट्रोओरिकुलर का मतलब आप समझ गए कि ये जब स्टार्ट होंगे तो कहां से होंगे, कान के पीछे से स्टार्ट होते हैं, और फेस पे फोरहेड और हेयरलाइन, ये 3-4 नाम है, वो आपको याद रखने कौन से मैक्युलोपेपुलर, रेट्रोओरिकुलर रीजन में स्टार्ट होंगे, और कहां से, फोरहेड। और ये जो अपनी हेयर लाइन जो है
फिर आपने जो फोर हेड और हेयर लाइन के बीच का जो स्पॉट है यहां से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये कैसे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्सट्रीमिटीज की तरफ। क्या चीज, एक्सट्रीमिटीज की तरफ। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कॉन्फ्लुएंट का, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में जब हम रूबेला देखेंगे तो उस रूबेला में हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों की रेसेस जो होंगे वो डिस्क्रीट होंगे। कैसे होंगे, डिस्क्रीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इमेज दिखाता हूँ एक, मेरे पास इमेज एक होनी चाहिए और इमेज ये रही बच्चों। ये इमेज आई होप आपको दिख रही होगी और इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करने की इसको। ये इमेज है और इस इमेज में देखेंगे बच्चों कि ये देखिए इसका फोर हेड अगर आपको दिख रहा है तो फोर हेड में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये फोर हेड में स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपका क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, अब इरप्टिव फेज के अंदर, इरप्टिव फेज में हमने बात की कि यहाँ पे रेसेस तो आपके देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, उसके बाद में बच्चों अगर पैथोग्नोमिक फीचर पूछा जाए कि पैथोग्नोमिक फीचर क्या होगी, तो ये सवाल अगर पूछा जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे मिजल्स के अंदर पैथोग्नोमिक फीचर जो होती है वो कोपलिक स्पॉट होता है। क्या होता है, कोपलिक स्पॉट जो है वो होता है। अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाए तो आपको ये राइट आंसर करना है। आगे हम बात करेंगे डायग्नोसिस की कि फीचर जो है उनको देखने के बाद में डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो मिजल्स के डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो ये होगी कि क्लिनिकल फीचर देख के हमें डायग्नोसिस बनाना है। तो सबसे पहले तो ये बात हो कि जनरली जो होता है, देखिए एक्चुअली में होता क्या बच्चों कि ये सारी है कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिटीज के अंदर पाए जाते हैं और सारे कम्युनिटी से गांव हो शहर हो। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है यहाँ पे कि पेशेंट जो है वो सीएचसी पे, पीएचसी पे या सब सेंटर पे तो नहीं जाते, सीएचसी और पीएचसी के ऊपर ज्यादा जाते हैं। और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं वहां पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इतना ज्यादा हो नहीं पाता है, इस वजह से ज्यादा जो वो क्लिनिकली देखते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जो क्लिनिकल फीचर से करते हैं, क्लिनिकल फीचर से डायग्नोसिस करते हैं। और इसके अलावा अगर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड या मोस्ट प्रीफरेबल टेस्ट फॉर मिजल्स, तो कौन सा होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होगा बच्चों, पीसीआर। पीसीआर जो है वो क्या है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। ट्रीटमेंट कोई नहीं होता बच्चों मिजल्स का जो है नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, ओनली एंड ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन की कि मिजल्स के कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाले, कॉम्प्लिकेशन क्या आने वाले। और 100% एक सवाल यहां से पक्का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा एक सवाल। और सवाल सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन है, एमसी मतलब मोस्ट कॉमन है ना, दूसरी जगह मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है बच्चों, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होगा इसका ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा, कुछ भी नहीं सोचना। अगर सवाल में जहां पे भी अगर आपको दिख जाए कि मिजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा तो ओटाइटिस मीडिया के ऊपर आपको जाना है। मोस्ट डेंजरस अगर पूछा जाए बच्चों, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट फेटल, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट फेटल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा बच्चों, न्यूमोनिया होता है। एसएसपीई के ऊपर आपको नहीं जाना है, एसएसपीई जो है वो मोस्ट रेयर के अंदर आता है, हालांकि मोर्टालिटी को वो इंक्रीज करता है, वो इसके अंदर आता है, पर अगर होता ही नहीं है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि एसएसपीई जो है वो देखिए जनरली अगर देखिए तो डेवलपिंग कंट्रीज में होता नहीं है, ये आपको लगभग देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्री के अंदर। और एसएसपी तब देखने को मिलता है जब आपका मिजल्स जो है वो 5 साल के बच्चों के ऊपर से हो, पर मिजल्स जो है वो लगभग 3 साल के बच्चों तक हो ही जाता है, 6 मंथ to 3 ईयर तक तो हो ही जाता है। तो ये फीचर जो है वो मोस्ट रेयर है इंडिया में। तो सवाल अगर इंडिया के हिसाब से पूछा जाएगा तो आई डोंट थिंक कि आपको एसएसपी करना चाहिए। मोस्ट डेंजरस या मोस्ट फेटल जो होगा वो आपका न्यूमोनिया होगा बच्चों, न्यूमोनिया होगा। न्यूमोनिया जो है वो मोस्ट फेटल या मोस्ट सीरियस या मोस्ट डेंजरस आपको करना है। अगर सवाल पूछा जाए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन मिजल्स, मोस्ट कॉमन एमसी कोज ऑफ डेथ इन मिजल्स, तो ये जो एमसी जो है ये कौन होता है, एमसी होता है मिजल्स में, एमसी कौन होता है बच्चों, न्यूमोनिया होता है।
मिजल्स में एमसी होगा जो डेथ करवाएगा, मिजल्स में जो डेथ करवाएगा वो एमसी है, मोस्ट कॉमन है, और ये जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, न्यूमोनिया है। तो मिजल्स में डेथ जो हो रही है सबसे ज्यादा वो किसकी वजह से हो रही है, इस एमसी न्यूमोनिया की वजह से ज्यादा हो रही है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अगर बच्चों मोस्ट रेयर अगर पूछा जाए, मोस्ट रेयर दैट एड इन मोर्टालिटी रेट, दैट एड इन ए मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट, तो ये कौन सा होगा, अब ये होगा आप सबका प्यारा दुलारा सबसे ज्यादा चहिता एसएसपी क्या होगा बच्चों, सब स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफेलाइटिस, पेन एनसेफेलाइटिस या एनकेफेलाइटिस, ये जो है वो मोस्ट रेयर होता है, हालांकि डेंजरस बहुत होता है, मोर्टालिटी रेट जो है उसमें एड करता है ये चीजें। पर अगर मुझे बताइए ये 5 साल के बाद में होगा, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे तो 3 साल तक हो ही जाता है मिजल्स, तो हम इसको मोस्ट कॉमन में देखिए, आप खुद दिमाग लगाइए जरा, सोचिए जरा कि आखिरकार कैसे ये मोस्ट डेंजरस हो सकता है, जब 5 साल के बाद में जब होगा तो होगा, और इंडिया में जब मिजल्स होता है वो 3 साल तक लगभग हो जाता है, तो फेटल जरूर है, बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, मोर्टालिटी रेट में भी एड करता है, पर इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिजल्स होगा वो 3 साल तक हो जाता है, तो 3 साल तक जो चीजें आएंगी हम वो ही चीजें कवर करने वाले हैं। ये जो है वो मोस्ट रेयर है, मोस्ट रेयर कॉम्प्लिकेशन ये होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस की बात थी बच्चों। अब अगर हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं, मिजल्स से प्रिवेंशन कैसे होगा बच्चों, मिजल्स से प्रिवेंशन कैसे होगा, तो प्रिवेंशन 2 तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, और वो प्रिवेंशन 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तरीका प्रिवेंशन का ये है कि आप जो है उस बच्चे को वैक्सीन दे दीजिए। 2 तरीके हैं मेरे पास में प्रिवेंशन करने का, पहला तरीका ये कि वैक्सीन दे दूं मैं, दूसरा तरीका मेरे पास ये बच्चों कि मैं उस बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन दे दूं। 2 तरीके से प्रिवेंशन कर सकता हूं, एक तरीका है मेरे पास में वैक्सीन दे दूं, दूसरा तरीका जो है मेरे पास में वो है कि इम्यूनोग्लोबुलिन दे दूं। सबसे पहले वैक्सीन दे देता हूं, कैसे देनी है वैक्सीन मुझे, वैक्सीन कैसे देनी है बच्चों, वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन में प्रिवेंशन के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो ये वैक्सीन देते हैं हम MR की वैक्सीन देते हैं। 2 डोज इसकी होती है, एक होती है बच्चों वो 9 मंथ पे देते हैं बच्चों, और दूसरी डोज जो होगी वो 16 to 24 मंथ में होगी। एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो 18 मंथ के ऊपर आपको ये डोज देनी है। मिजल्स वैक्सीन की बात ये कर रहे हैं, मिजल्स वैक्सीन की 2 डोज देनी है, और ये जो R है इसका मतलब रूबेला है। ट्रिक के हिसाब से R का मतलब क्या याद रखना आपको, राइट आर्म आपको याद रखना है, राइट आर्म आपको देना है। सब क्यूटेनियस रूट से आप देते हैं, 0.5 ml इसकी डोज आप देते हैं। ये नहीं जनरल सी बात है कि वैक्सीन के कितने डोज होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, ये क्या किस तरीके से होता है। अब देखिए बात कर रहे हैं, देखिए इसका स्ट्रेन जो होगा बच्चों वो कौन सा होता है, इसका स्ट्रेन की अगर बात करें तो एडमोन्स्टोन ज़ेग्रेब इसकी स्ट्रेन होती है। और यहां से सवाल पूछा जा सकता है, जैसे BCG का दानिश 1331 होता है, इसके अलावा रूबेला का जो है वो RA27/3 होता है। वैक्सीन जो है मिजल्स में जो है कौन सा याद रखते हैं, एडमोन्स्टोन ज़ेग्रेब स्ट्रेन इसका याद रखना है। अब हम बात करें नॉर्मली जो है वो हम मिजल्स वैक्सीन कब देते हैं बच्चों, 9 to 12 मंथ पे देते हैं, 9 मंथ पे देते हैं। इसके साथ में हमें एक चीज देनी होती है, वो हम क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं, विटामिन ए देते हैं। और विटामिन ए का और मिजल्स का क्या संबंध है, साथ में क्यों देते हैं, क्योंकि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है मिजल्स की सीवियरिटी जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकती है, इसलिए विटामिन ए जो है वो मिजल्स की वैक्सीन के साथ में हम देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं अगर बात करूं बच्चों डिलेड इम्यूनाइजेशन की अगर बात करूं, अगर मैं इस टाइम पे नहीं दे सकता तो मैं मिजल्स को लास्ट टू लास्ट कब दे सकता हूं, तो डिलेड इम्यूनाइजेशन में मिजल्स वैक्सीन जो है, जिसे मैंने NIS में पढ़ाया था कि 5 ईयर तक मैं इसको दे सकता हूं, 5 साल तक एज डिलेड इम्यूनाइजेशन मैं इसको दे सकता हूं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि क्या मैं एक मिजल्स के अफेक्टेड जो चिल्ड्रन है उसको मैं मिजल्स वैक्सीन दे सकता हूं, तो यस, अगर कोई मिजल्स के एक्सपोजर का कोई बच्चा है तो इनिशियली 3 to 4 डेज के अंदर मैं मिजल्स वैक्सीन उसको दे सकता हूं, वेदर उसको पहले मिली है या नहीं मिली है, किसी भी कंडीशन में, पर मैं उसको मिजल्स वैक्सीन वहां पे दे सकता हूं। नॉर्मली जो टाइम होता है वो 9 मंथ पे होता है,
और 9 मंथ में क्या होता है बच्चों, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मिजल्स के लिए जो एंटीबॉडी जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, देखिए 6 मंथ तक एंटीबॉडीज के साथ में क्या होता है, 6 मंथ तक मिजल्स में एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है, मदर की एंटीबॉडीज होती हैं, और मदर की एंटीबॉडीज होती है तो वो एंटीबॉडीज होती नहीं है, अगर वो होती है तो बीमारी वो होने नहीं देती है। उसके बाद में 6 to 9 मंथ में क्या होता है बच्चों, ये जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कंप्लीटली डिक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा 9 मंथ पे जो है वो कंप्लीटली जो इनेट एंटीबॉडी थी वो खत्म हो जाती है, इसलिए हम 9 मंथ पे मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन हम यहाँ पे देते हैं। अब देखिए क्या होगा, मजे की बात क्या है, हम इसको यहाँ पे देते हैं, सपोज कीजिए कि अगर मुझे 6 to 9 मंथ के बीच में देना पड़े, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे 6 और 9 मंथ के ऊपर भी मिजल्स की वैक्सीन देनी पड़ जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। मिजल्स की वैक्सीन 6 और 9 मंथ पे भी दे सकते हैं, और कब, मुझे बताइए कि अगर बहुत प्रचंड रूप से मिजल्स फैला हुआ है कम्युनिटी के अंदर, एपिडेमिक खतरनाक तरीके से बना हुआ है, तो मुझे बताइए अगर इतना स्ट्रॉन्ग मिजल्स है तो एंटीबॉडीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या इस एज ग्रुप के अंदर क्या मिजल्स नहीं हो सकता, तो हो सकता है। जब इस मिजल्स जो है अपने चरम रेखा पे होगी, चरम रूप में होगी, खतरनाक तरीके से अगर फैल रही है, एपिडेमिक है, तो उस टाइम पे मैं क्या देख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे 6 to 9 मंथ में भी दे सकता हूँ। सवाल अगर पूछा जाए व्हेन कैन आई एडमिनिस्टर मिजल्स, या क्या कारण है, या अगर पॉजिटिव फैक्टर पूछा जाए आपको कि किस वजह से, रीजन पूछा जाए कि 6 to 9 मंथ के बीच में क्या मिजल्स दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। 6 to 9 मंथ के बीच में अगर मिजल्स देना हो, सबसे देखिए अर्ली टू अर्ली हमें कब दे सकते हैं, 6 मंथ के बाद में हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि 7 महीने पे एक एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ है, इस एपिडेमिक आउटब्रेक में मैं 6 to 9 मंथ के बीच में दे सकता हूँ। हालांकि 6 मंथ या 6 मंथ से पहले जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मदर की एंटीबॉडी जो है वो कांस्टेंट होती हैं, वो मिजल्स को होने ही नहीं देगी, ये उसका नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर होगा उसका। और यहाँ पे 6 to 9 मंथ में जैसे ही डिक्रीज होने लगती है, तो अगर एपिडेमिक आउटब्रेक हो गया तो वहां पे चांसेस है कि इस 6 to 9 मंथ के बीच में मिजल्स हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं मिजल्स वैक्सीन दे सकता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, अगर मैंने एक चीज बताई थी कि जब हमने मिजल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि एजेंट में मैंने बताया था, होस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पीईएम जो है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या मैंने सिर्फ माल न्यूट्रिशन आपको बताया था कि माल न्यूट्रिशन जो है वो भी मिजल्स के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ है या पीईएम का बच्चा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर उस बच्चे को है, 2 कंडीशन में मैं मिजल्स की वैक्सीन 6 to 9 मंथ के बीच में मैं दे सकता हूं। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैंने 6 to 9 मंथ के बीच में अगर मिजल्स वैक्सीन दे दी तो मुझे रूटीन वैक्सीनेशन करने की जरूरत है या नहीं है, ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि एक बच्चा आया है आपको पास में और बच्चे की जो एज है वो 7 मंथ है, एपिडेमिक आउटब्रेक उसकी कम्युनिटी के अंदर है, तो उस एपिडेमिक आउटब्रेक में क्या आप मिजल्स की वैक्सीन उसको दे चुके हैं? अगर एक डोज आपने 7 मंथ में दी है तो क्या बच्चा वो जब 9 मंथ पे आपके पास में आता है रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए NIS के अंतर्गत, तो आप उसको मिजल्स या MR की जो वैक्सीन देंगे? तो बिल्कुल यस। अगर बच्चा if MR given between 6 to 9 month, then also give routine immunization या रूटीन डोज। अगर मैं 6 to 9 मंथ के बीच में अगर देता हूं तो मुझे जो है वो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे रूटीन डोज जो है वो रूटीन डोज भी मुझे यहाँ पे देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर रूटीन डोज अगर मैंने 6 to 9 मंथ के बीच में दे दिया तो मैं यहाँ पे रूटीन डोज जो है वो मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि रूटीन डोज मैं यहाँ पे दे सकता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि एक चीज मैंने बताई थी कि मिजल्स की जो हम
देते हैं, एमआर की जो वैक्सीन देते हैं, इसका डाइल्यूएंट क्या होता है? तो डाइल्यूएंट जो होगा इसका क्या होगा? DW यानी डिस्टिल वाटर इसका डाइल्यूएंट होता है किसका? मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन में जब हम देता है। और ये कौन सी टाइप की वैक्सीन है? एमआर जो कौन सी टाइप की है? क्या ये लिक्विड वैक्सीन के अंतर्गत आती है या ये आपकी लिफोलाइज्ड वैक्सीन या पाउडर्ड फॉर्म में जो आती है उसके अंदर आती है, या रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन है? तो ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को मैक्सिमम अगर हमने, तो एक सवाल पूछता हूं, ये वैक्सीन अगर आपने ओपन वाइल पॉलिसी अगर आपने सही से पढ़ी है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या ये वैक्सीन जो है मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन है, क्या ये ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती है? यस और नोट? तो जवाब होगा कि ये ओपन वाइल पॉलिसी को जो है वो नहीं करती है। वो किस लिए नहीं करती है? क्योंकि ये जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन है, लिपोलाइज्ड वैक्सीन है, या फिर इसको बोलूं तो ये डाइल्यूट करी हुई वैक्सीन होती है, पाउडर फॉर्म में आती है। तो इसको ओपन वाइल जो पॉलिसी है वो ये फॉलो नहीं करती है। इसको मैं मैक्सिमम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन मैं इसको कब तक यूज कर सकता हूं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 आवर तक मैक्सिमम यूज मैं इसको कर सकता हूं। अब देखिए, मैंने अगर बात की थी, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आप 6 to 9 मंथ के बीच में दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अगर आपने 8 मंथ पे अगर आपने वैक्सीन दी है, 6 to 9 मंथ वाले स्लॉट के बीच में आउटब्रेक हुआ है, आपने 8 मंथ पे दी है, तो क्या आप 9 मंथ पे भी वो दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, बट 2 के बीच में 2 मीजल्स वैक्सीन डोज, 2 डोज ऑफ MR should have gap of 18 days, gap of 28 days, sorry 28 days, 28 डेज का जो है वो गैप होना जरूरी है। अगर मैं मीजल्स की वैक्सीन जो अगर वो रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर गैप जो होना चाहिए वो कितना गैप होना चाहिए? वो 28 डेज का जो है वो गैप मेरे पास में होना चाहिए। ये मैंने बात बताई थी आपको किस चीज की? हमने बात की है बच्चों किसकी? हमने बात की वैक्सीन की, कि हमें वैक्सीन किस हिसाब से देनी है। दूसरा जो मैंने बताया था वो मैंने क्या बताया था बच्चों? वो मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन से कैसे करना है। क्या चीज? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को मैं कैसे करूंगा बच्चों? ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कब देनी होती है हमें? ये हमें देनी है बच्चों, अगर मैं इम्यूनोग्लोबुलिन दूंगा तो मैं कब दूंगा? नॉर्मल दूंगा नहीं, डिजीज के पोस्ट एक्सपोजर में दूंगा बच्चों। पोस्ट एक्सपोजर में दूंगा तो मैं पोस्ट एक्सपोजर में कब तक दे सकता हूं? 3 to 4 डेज के अंदर पोस्ट एक्सपोजर में मुझे देना है। और इसका डोज जो है वो 0.25 पर केजी बॉडी वेट, ये मुझे डोज रखनी है इसकी। पोस्ट एक्सपोजर में अगर मुझे बताना है तो 3 to 4 डेज के अंदर मैं दे सकता हूं। और अगर डोज की अगर बात करी 3 to 4 डेज में दे सकता हूं। और डोज जो अगर मैंने बताया तो डोज कितना देना है मुझे? 0.25 ml पर केजी के हिसाब से मुझे डोज देना है। ये इसका पोस्ट एक्सपोजर है। और ये होगा अर्ली इंक्यूबेशन पीरियड में। अब अगर मैं सवाल पूछूं कंट्रोवर्सी का, क्या मैं किसी एक बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों चीजें दे सकता हूं? तो बिल्कुल मैं एक बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों चीजें दे सकता हूं, बट कब? गैप कितना होना चाहिए? किसके बीच में? इम्यूनोग्लोबुलिन और वर्सेस वैक्सीन, इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए बच्चों? तो इनके बीच में 8 to 12 वीक का गैप मेरे पास होना चाहिए। इतना गैप होगा तो जैसे मैंने एक बार वैक्सीन लगा दी, तो वैक्सीन लगाने के बाद में मेरे पास में गैप जो है वो कितना होना चाहिए? तो वो गैप जो है मुझे कितना होना चाहिए बच्चों, कि मेरे पास में गैप जो है वो 8 to 12 वीक का मेरे पास में गैप होना चाहिए। तो ये किस चीज की बात थी बच्चों? ये बात थी आपकी कि मैं प्रिवेंशन जो करूंगा वो प्रिवेंशन किस हिसाब से करूंगा इसके अंदर, कि वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन मुझे किस हिसाब से देने हैं। तो ये मीजल्स के बारे में था कि मीजल्स के बारे में सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि मीजल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा। तो मीजल्स के बारे में हमने ये पढ़ा था बच्चों कि मीजल्स जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है आपको। और मीजल्स के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दूं तो ब्रीफ आपका ये है कि बच्चों ये मीजल्स हमने पढ़ा था
कि मिजल्स के बारे में हमने था, मिजल्स जो है वो इसको 4-डे डिजीज भी बोलते हैं, 4-डे डिजीज भी इसको बोलते हैं। और अब देखिए 3C इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल था जिसके अंदर डिफेक्ट आएगा तो आएगा, और इसके अंदर डिफेक्ट आएगा तो किस तरीके से आएगा था वो हमने देखा था कि मिजल्स में एजेंट में आया था कि सिंगल एजेंट इसका होता है और पैरामिजो वायरस इसको अफेक्ट करता है। इसके बाद में सोर्स में हमने देखा कि बच्चों ओनली इन्फेक्टेड पर्सन है वो सोर्स होता है इसका। आइसबर्ग फिनोमिना ये फॉलो करता नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 14 डेज इसका होता है, और कम्युनिकेबिलिटी है वो 7 to 10 डेज होती है। 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 4 to 5 डेज भी कहीं कभी आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलेगा कि 4 to 5 डेज है तो ये भी आपको राइट ही करना है। इसके बाद में क्या बच्चों, इन्वायरमेंट सीजनल हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था और साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसका देखा था। मिजल्स रूबियोला भी इसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो था वो एयरबोर्न था या ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से ये ट्रांसमिट हो रहा था। पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर 7 to 10 डेज, अदरवाइज 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड था। इसके बाद में हमने जो प्रोड्रोमल स्टेज देखी थी, फीवर देखी थी, 3C साइन हमने देखे थे। इसके बाद में हमने कोपलिक स्पोर देखा था जो कहाँ पाया जाता है, ये बक्कल म्यूकोजा या ओरल म्यूकोजा मैंने बताया था। बक्कल म्यूकोजा और अपोजिट किसके बच्चों, ये अपोजिट होता है बच्चों लोअर सेकंड मोलार के अपोजिट में यहाँ ओरल कैविटी में आपको ये कोपलिक स्पोर देखने को मिल सकता है। अगर लोकेशन का सवाल पूछा जाएगा तो यहां से आपको राइट आंसर करना है। आगे देखते हैं। आगे हमने होस्ट के बारे में बात की थी कि 40% जो है वो ससेप्टेबल होते हैं अगर एपिडेमिक आउटब्रेक यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा था बच्चों कि जेंडर में इक्वल था, माल न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर हमने ये देखा था। मोर ससेप्टिबिलिटी अगर वर्जिन कम्युनिटी है तो वर्जिन कम्युनिटी में मोर देन 90% जो है हमने देखा था। ये मिजल्स का सिम्टम हमने देखे थे कि ये फोरहेड से स्टार्ट हो रही है। रेड ब्लोटी रेस फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द फोरहेड पे आपको देखने को मिलता है। कोपलिक स्पूट देखा था, सोर थ्रोट एंड हेकिंग कप देखा था जिसको कोराइजा हम बोल रहे हैं। रेस अपीयर होते हैं बिहाइंड द ईयर देन स्प्रेड ओवर द हेड एंड फेस। फर्स्ट जो रेस जो अपीयर होगा वो रिट्रोओरिकुलर ही होगा। ये फोटो आपको ये बता रही है। उसके बाद में हमने एक चीज देखी थी बच्चों कि ब्लूबेरी इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। कोपलिक स्पोर्ट हमने देखा था कि कोपलिक स्पोर्ट जैसे देखने को मिलेगा। इसके बाद में इरेप्टिव फेज देखी थी हमने कि मैक्युलोपेपुलर कॉन्फ्लुएंट आपको रेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रिट्रोओरिकुलर जो हो रहे थे, ये चीजें हमने देखी थी बच्चों। इसके अलावा हमने देखा था कि टेस्ट वगैरह क्या होगा। इसके बाद में हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया था, न्यूमोनिया था, और इसके अलावा अगर हमने देखा था मोस्ट रेयर, मोस्ट डेंजरस बट मोस्ट रेयर जो था वो SSPE था। आपको सवाल में न्यूमोनिया को ही राइट आपको मानना है। इसके बाद में हमने इसके प्रिवेंशन की बात की थी। हमने एक चीज और देखी थी कि कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बच्चों, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पोस्ट मिजल्स स्टेज के अंदर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, आपको डायरिया आपको देखने को मिलेगा। डायरिया जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट मिजल स्टेज के अंदर वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों आपको हंगर, आपको वेट लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वेट लॉस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीज थी। इसके अलावा एक चीज मिजल्स में लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद में हम जंप करेंगे रूबेला के ऊपर। हम बात करते हैं मिजल्स में बच्चों WHO का एक प्रोग्राम था। WHO मिजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने का, मिजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन प्रोग्राम या कैंपेन अगर बोले, रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन। और ये जो कैंपेन जो था इसके अंदर क्या था बच्चों, इसके अंदर WHO ने 3 स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। और वो 3 स्ट्रेटेजी कौन सी थी बच्चों, पहली स्ट्रेटेजी थी कि केचअप, दूसरी स्ट्रेटेजी उन्होंने कीप अप बताई थी, कीप अप, और तीसरी स्ट्रेटेजी उन्होंने हमें बताई थी, वो कौन सी बताई थी बच्चों, केचअप बताई थी, कीप अप बताई थी, और तीसरी जो बताई थी वो हमें बताई थी फॉलो अप। 3 स्ट्रेटेजी बताई थी। अगर आपको सवाल पूछा जाए, अगर CHO के एग्जाम में पूछा जाए कि केचअप, कीप अप और फॉलो अप स्ट्रेटेजी वो किस डिजीज की एलिमिनेशन के लिए WHO ने ली थी, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको सीधा राइट आंसर करना है कि मिजल्स रूबेला के एलिमिनेशन के लिए ये कैंपेन चला था, जिसके अंदर 3 स्ट्रेटेजी थी, केचअप, कीप अप और फॉलो अप। इस केचअप का मतलब क्या था बच्चों, इस केचअप में ये था कि कोई भी 9 मंथ टू
9 मंथ टू 14 ईयर एज ग्रुप के जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको एक एक एमआर की वैक्सीन लगानी है, चाहे उसने अपने जीवन में पहले वैक्सीन ली है या उसने वैक्सीन नहीं ली है। इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस डोज, एक डोज 9 मंथ टू 14 ईयर वाले जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस हैं उनको देना है, उनकी वर्जिनिटी को लॉस करने के लिए। वर्जिनिटी कौन सी? वैक्सीन वाली वर्जिनिटी की बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद में कीप अप के बारे में बात की थी। कीप अप का मतलब यह था कि बच्चों रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हो रहा था, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हो रहा था NIS के अंतर्गत, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर मोर देन 95% जो चिल्ड्रंस हैं या जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करना है, ये कीप अप का था। और फॉलो अप में क्या था बच्चा? फॉलो अप में ये था कि सेपरेट प्रोग्राम चलाना है एक, और रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हो रहा है उसके अंदर क्या करना बच्चों, एवरी 2 to 4 ईयर के अंदर आपको एक सबसिक्वेंट एमआर का कैंपेन चलाना है, और उस एमआर के कैंपेन में आपको वन एडिशनल डोज आपको देनी है। और किस चीज की देनी है? एमआर की देनी है। मिजल्स जो है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड डिजीज विद डिजास्टर भी है। ये चीज थी मिजल्स के बारे में। हम कुछ सवालों को हल करेंगे, उससे पहले हम रूबेला के बारे में थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट रूबेला के बारे में। रूबेला के बारे में, रूबेला या जर्मन मिजल्स इसको बोलते हैं, रूबेला या फिर बच्चों जर्मन मिजल्स, जर्मन मिजल्स इसको बोलते हैं। और इसको जर्मन मिजल्स क्यों बोलते हैं? ये जो है इसको एक नाम और बोला जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड डे डिजीज। अगर आपको सवाल पूछा जाए, एक बार मैं पानी पीता हूं, रूबेला स्टार्ट करने से पहले मैं हाइड्रेट होता हूं, आप भी हाइड्रेट हो जाइए। ओके तो इसमें क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? रूबेला, जर्मन मिजल्स या थर्ड डे डिजीज। थर्ड डे डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो रैश जो डेवलप होंगे वो रैश कब फेड होंगे बच्चों? थर्ड डे के ऊपर फेड हो जाते हैं इसके रैश, इसलिए इसको थर्ड डे डिजीज बोलते हैं। या तीसरे दिन इसकी फीवर भी इसकी तीसरे दिन खत्म हो जाती है, इसलिए इसको थर्ड डे डिजीज बोलते हैं। हम उसी तरीके से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन तीनों चीजों के अंदर जब डिसइक्विलिब्रियम होगा, जब इन्वायरमेंट के अंदर, होस्ट के अंदर और एजेंट के अंदर जब डिसइक्विलिब्रियम होगा, तो इस डिसइक्विलिब्रियम होने की वजह से यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? यहां पे जो रूबेला जो क्रिएट जो होगा वो इसी चीज की वजह से होगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जो होगा इसका, वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। इस डिजीज में क्या देखने को मिलेगा? जब आप एजेंट की बात करेंगे तो एजेंट में क्या होगा बच्चों? एजेंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज में कौन सा बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही है, RNA वायरस है। बस इस बार इसकी फैमिली जो अलग है वो कौन सा है? टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। एजेंट की बात यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इसका जो सोर्स जो होता है बच्चों, सोर्स जो होगा इसका, वो सोर्स इसका ये होगा कि यहाँ पे पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसमिशन तो होता ही है, इसके अलावा आपको यहाँ पे सब क्लिनिकल केस इसके देखने को मिलते हैं। सब क्लिनिकल केस इसको देखने को मिलते हैं, किसके? आपके रूबेला के सब क्लिनिकल केस आपको देखने मिलते हैं। एजेंट में ये होगा। होस्ट में क्या होगा बच्चों? होस्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको? होस्ट में देखिए क्या होगा। होस्ट में एज जो होगी होस्ट की, वो 3 से 10 साल वाले बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है। और फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो होती है
वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है। और ये रिप्रोडक्टिव एज कब तक होगी बच्चों, आपकी 49 ईयर तक क्या होगी आपकी ये रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो रूबेला के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में सेम डिटो जैसे मिजल्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही रूबेला का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा रूबेला के अंदर, कैसे बच्चों, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सीजनल में वही सीजनल है, विंटर होगा बच्चों, विंटर और अर्ली स्प्रिंग के सीजन में ये देखने को मिलती है आपको ज्यादा। और इसके अलावा साइक्लिक वही 2 to 4 ईयर में इसका एपिडेमिक आपको देखने को मिलता है। अब देखिए क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे रूबेला का ज्यादा होता है। रूबेला का कितना होता है, कुछ देखिए कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंक्यूबेशन पीरियड आपको 14 to 21 डेज आपको देखने को मिलेगा। एक्यूरेट अगर आपको पूछे बीच का तो लगभग एवरेज 18 दिन आपको इंक्यूबेशन पीरियड इसका आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिजल्स जो था वो कौन सा था, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एयरबोर्न से हो रहा था। ये प्योर ड्रॉपलेट है बच्चों, प्योर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइन सिम्टम में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए लिम्फ एडेनोपैथी आपको देखने को मिलेगी। और ये लिम्फ एडेनोपैथी कहाँ की बच्चों, हेड और नेक के जो लिम्फ जो होंगे वो आपके यहाँ पे अफेक्टेड आपको दिखाई देंगे, जो रिट्रो ओरिकुलर होंगे और आपका सर्वाइकल देखिए। और इसमें लिम्फ नोड कौन से होंगे आपके, रिट्रो ओरिकुलर। ये रिट्रो ओरिकुलर रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसका भी ओरिजिन जो है वो लिम्फ नोड जो वही होते हैं, रिट्रो ओरिकुलर और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो अफेक्टेड इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर, हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलती है बच्चों, हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलती है। रनिंग नोज भी आपको देखने को मिलता है, रनिंग नोज आपको देखने को मिलता है। अब इसके अलावा रेस की अगर हम बात करेंगे, रेसेज कैसे मिलेंगे, रेसेज देखेंगे बच्चों, रेसेज कैसे देखने को मिलेंगे, तो आपको रेस देखने को मिलेंगे आपको पिंकिश रेसेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो इनका भी जो नेचर जो कैसा होगा, इनका फेस के ऊपर सबसे पहले आएंगे, फेस और हेड पे सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज की तरफ ये जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज की तरफ ये जाते हैं। ये इनके रेस का जो है वो फीचर होगा कि रेस इस तरीके से होंगे। इनको पिंकिश या रोज भी बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं, रोज भी बोल सकता हूं। रेस का फीचर इस तरीके से होगा। अब रूबेला के अंदर देखिए, रूबेला के अंदर इंपॉर्टेंट चीज आएगी बच्चों जो आपको देखनी है, वो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब आप देखेंगे कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जब आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके अलावा रेस में जब आप देखेंगे तो रेस में देखेंगे कि जी प्रोड्रोमल स्टेज जो होगी बच्चों, प्रोड्रोमल स्टेज जो होगी, देखिए रेस में क्या होगा, रेस में क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि प्रोड्रोमल स्टेज जो होगी, प्रोड्रोमल स्टेज के वहां पे कब हो रहे थे बच्चों, 3 to 4 डेज में रेस हो रहे थे। यहाँ पे आफ्टर 24 आवर में आपको रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें बच्चों, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी यानी कि ये जो है या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, या बच्चों देखिए आइसोलेशन भी इसको इतनी देर की लिख रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेशेंट है ये कंफर्म है कि इस पेशेंट को रूबेला है और इसके लिए हम इसको आइसोलेट करते हैं। और आइसोलेट और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो सेम होता है। और कैसे सेम होता है, देखिए पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होगा, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वही तो होगा जब ये कम्युनिकेबिलिटी कोज करेगा और उसी के लिए हम इसको आइसोलेट करते हैं। तो कब करते हैं बच्चों, 4-7 डेज। देखिए ऐसा सीधा 7 डेज नहीं लिखना है। अगर देखिए एक सेंटेंस लिखना 4-7 डेज आफ्टर एक्सपोजर, तो इस 4 का देखिए कितना सेंस निकलता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दूं कि 7 डेज आफ्टर एक्सपोजर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेशेंट है वो एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज होने के बाद में 7 दिन बाद में आपको इसको आइसोलेट करना है। तो ऐसा नहीं है 4-7 डेज,
यानी 7 दिन के लिए करना। जैसे हमें पता चला कि आज ये क्या एक्सपोजर इसको मिला है, जैसे ही एक्सपोजर मिलता है उसको 7 डेज के अंदर आपको इसको करना है। ये रूबेला का था। रूबेला के अंदर जो सवाल जो पूछा जाएगा ना बच्चों, वो किस चीज से पूछा जाएगा? सवाल आपका पूछा जाएगा पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी से पूछ सकते हैं, सवाल जो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड से पूछ सकते हैं, और सवाल जो आएगा वो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से सवाल पूछा जा सकता है। मैक्सिमम जो सवाल आएंगे उधर से आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि लगभग जो चीजें वो सेम ही होती है। मिजल्स और रूबेला की जो चीजें हैं वो फीचर है वो लगभग कॉमन होते हैं, तो सवाल ज्यादा मिजल से पूछे जाते हैं, रूबेला से कम पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों की वैक्सीन भी सेम है, रूट भी सेम है, डोज भी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो सवाल ज्यादा वहां से पूछे जा सकते हैं। यहाँ से अगर सवाल पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का क्या चीज, इसके अंदर क्या देखने मिलता है बच्चों? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। एक्चुअल में होगा क्या कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जब होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा जो है उसके अंदर क्या होगा, जन्मजात कंजेनाइटल रूबेला आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रूबेला है वो होता कब है? ये कब होता है बच्चों? ये मैक्सिमम मोस्ट कॉमन जो टाइम होगा, और मोस्ट डेंजरस इफेक्ट भी इसी टाइम पे आते हैं। तो 8 से 10 वीक के अंदर देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलेगा? 8 से 10 वीक के अंदर। और जो सीरियस जो इंपैक्ट जो होंगे, डेंजरस साइड इफेक्ट होंगे, वो इसी टाइम पे देखने को मिलेंगे। आफ्टर 16 वीक के बाद में अगर रूबेला कंजेनाइटल है तो उसके अंदर जेस्टेशनल टाइम में ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिलते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आपका ऑर्गेनोजेनेसिस वाला टाइम लगभग होता है उसी टाइम पे अगर रूबेला टाइटर अगर प्रेजेंट है मदर के अंदर, तो वहां पे आपको ये रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलता है, और इफेक्ट ज्यादा उसी टाइम पे आएंगे। 16 वीक के बाद में ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलते नहीं है। अब रूबेला के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रूबेला सिंड्रोम जो होगा, इस रूबेला सिंड्रोम में कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड होता है बच्चों। और ये ट्राइड में क्या देखने को मिलेगा? ट्राइड। और इस ट्राइड में क्या होगा? कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड में 3 फीचर आपको देखने को मिलेंगे। न्यूमोनिक आप CHC याद रख सकते हैं, और CHC क्या याद रखेंगे बच्चों? C4 आप रखेंगे बच्चों। क्या रखेंगे? कार्डिक डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको दूसरे C से बच्चों कैटेरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक जो आपका होगा H से आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। और ये हियरिंग लॉस कौन सा होगा बच्चों? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक होगा आपका कंजेनाइटल कार्डिक डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और कार्डिक डिफेक्ट में रूबेला अगर ट्राइड होगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा, तो मोस्ट कॉमन कार्डिक डिफेक्ट कौन सा होगा? तो मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपको PDA देखने को मिलेगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस देखने को मिलेगा। ये आपकी क्या होती है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा किसका? रूबेला ट्राइड के अंदर कंजेनाइटल अगर डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो इस चीज की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखेंगे बच्चों कि डायग्नोसिस इसका आप कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए देखिए डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए रूबेला का डायग्नोसिस जब आप करेंगे तो कैसे करते हैं बच्चों? आपको वायरल आइसोलेशन करना होता है। और इस वायरल आइसोलेशन में मोस्ट प्रीफर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर आपको इसको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन तीनों चीजों में आप जो करते हैं वो क्या करते हैं? हीम एग्लूटिनेशन। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक पर्पज में सबसे बढ़िया जो टेस्ट आपको करना है वो कौन सा करना होता है बच्चों? आपको HAI वाला टेस्ट जो है वो आपको करना होता है। इसके अलावा जो आप करते हैं वो एलाइजा टेस्ट करते हैं। और एलाइजा टेस्ट में क्या करते हैं बच्चों? एलाइजा टेस्ट, इसके अंदर आप क्या करते हैं? एलाइजा या एलिसा जिसको बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट करते हैं। और इस एलाइजा टेस्ट में भी आप क्या देखते हैं? 2 एंटीबॉडी आप यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे IgM प्रेजेंट है या वहां पे IgG प्रेजेंट है। यानी कि एलाइजा जब टेस्ट आप करेंगे तो 2 चीजें देखी हैं, और वो 2 चीजें क्या होगी कि वो IgG प्रेजेंट है या आपकी IgM प्रेजेंट वहां पे है।
अगर वहां पे आईजीजी प्रेजेंट है तो क्या दिखेगा, आईजीजी का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो है रूबेला सिंड्रोम जो हो रहा था वो कौन सा आपका प्रीवियस इन्फेक्शन है। आईजीजी में क्या देखने मिलेगा कि बच्चों ये प्रीवियस इन्फेक्शन है, इसका मतलब करंटली इन्फेक्शन नहीं है। और आईजीएम आपको देखने मिलेगा, इसका मतलब ये रिसेंट इन्फेक्शन है, यानी अब का अब ही इन्फेक्शन हुआ, थोड़े से टाइम पहले इन्फेक्शन हुआ, मतलब प्रेजेंट हो सकता है। एलाइजा टेस्ट में आप ये देखने को मिलता है। अगर टेस्ट का सवाल पूछा जाएगा तो टेस्ट में आपको याद यही रखना है कि टेस्ट रूबेला सिंड्रोम में जो है वो HAI वाला जो टेस्ट है वो ही ज्यादा आपको करने को देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक फीचर देखने को मिलेगा रूबेला के अंदर, और सवाल वहां से पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जाता है कि ब्लूबेरी मफिन रैश, ब्लूबेरी एक ब्लैकबेरी आता था, ब्लूबेरी मफिन रैश ये किसके अंदर पाया जाता है। ब्लूबेरी मफिन रैश का अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो किसके अंदर पाया जाता है, ये ब्लूबेरी मफिन रैश कंजेनाइटल रूबेला के अंदर पाया जाता है, रूबेला के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर होता क्या बच्चों, ये आपका बॉडी के अंदर आपको ब्लूइश स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए इमेज में इस चीज की लेके आया था, इमेज ये है बच्चों, ये मैंने लिखा था ब्लूबेरी मफिन रेस है। और ये जो मफिन रेस है किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको रूबेला के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको इमेज का स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। रूबेला सिंड्रोम में सवाल पूछा जाए तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि ये ब्लूबेरी मफिन स्पॉट जो है वो कहां आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अलावा क्या देखने मिलेगा, अगर देखिए क्या देखने मिलेगा, फोर स्काइमर स्पॉट। और ये फोर स्काइमर स्पॉट क्या होता है, ये आपको रूबेला के अंदर देखने को मिलता है, ओरल केविटी के अंदर। याद रखिए बस इसका क्या होगा, ये डिस्क्रीट और पिंकिश आपको देखने को मिलेगा, वहां कोपलिक स्पॉट देखने को मिल रहा था। अगर एक स्पेशल फीचर पूछा जाए रेस के बारे में तो वहां कोपलिक स्पॉट था, यहाँ पे फोर स्काइमर स्पॉट आपको देखने को मिलेगा रूबेला के अंदर। पर ये इसके लिए स्पेशल नहीं है, इसके अलावा भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज में देखेंगे तो ये CMV यानी साइटोमेगेलो वायरस के अंदर भी ये आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर सवाल पूछा जाए ऑप्शन में ही अगर रूबेला है तो जाहिर सी बात है कि बकरे की माँ जो है वो आखिरकार कब तक खैर मनाएगी, तो ये भी खैर नहीं मना पाएगा। यही आपको राइट आंसर करना है। रूबेला का ये था। अब रूबेला के बारे में वैक्सीन जो है वो वैक्सीन मिजल्स और रूबेला की जो वैक्सीन थी बच्चों, वो दोनों की वैक्सीन जो सेम थी वही वैक्सीन है जो आप उसके लिए आप यूज कर रहे थे। यहां पे जो आपको करना है वो क्या करना है बच्चों, यहां पे आपको यही करना है कि वैक्सीन जो देंगे बच्चों, रूबेला के लिए जो वैक्सीन जो आप देते हैं, रूबेला के लिए जो वैक्सीन देते हैं वही है। आप 3 कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं बच्चों, रूबेला को MR के साथ में दे सकते हैं, MMR के साथ में आप दे सकते हैं, MMRV के साथ में दे सकते हैं। V मतलब क्या हुआ, मेजल्स, मम्स, रूबेला और वेरिसेला, इनके साथ में भी आप रूबेला की वैक्सीन दे सकते हैं। रूबेला का मोस्टली जो है वो MR की वैक्सीन ही दी जाती है, इसी के साथ देते हैं, वही 2 डोज देनी होती है, सारी चीजें वही हैं। बस आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, इसका RA27/3 ये इसका स्ट्रेन होता है। 0.5 ml देते हैं और सब क्यूटेनियस रूट से ही देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, सवाल कहां से पूछा जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि रूबेला की वैक्सीन लेने के बाद में, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो कौन सी होती है बच्चों, लाइव वैक्सीन होती है। और लाइव वैक्सीन होती है तो रूबेला की वैक्सीन लेने के बाद में मदर को एडवाइज करना है नॉट टू बी प्रेग्नेंट फॉर कितने दिन के लिए, नॉट टू बी प्रेग्नेंट फॉर 4 मंथ, कि कम से कम तुम्हें 4 महीने के लिए तो प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि लाइव वैक्सीन आपने दी है, रूबेला टाइटर यहां से गड़बड़ा सकता है आपका। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या, रूबेला वैक्सीन की स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है। रूबेला वैक्सीन स्ट्रेटेजी, यहां से अगर सवाल पूछा जाए, यहां से हालांकि थोड़ा रेयर है क्योंकि ये थोड़ा अपने नर्सिंग की फील्ड में थोड़ा सा इतना प्रभावशाली चीज है नहीं, हालांकि अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो कम्युनिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूबेला वैक्सीन में प्रायोरिटी की अगर बात करेंगे तो बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी जो है रूबेला वैक्सीनेशन में,
फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किसको देना है बच्चों, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स को हमें पहली प्रायोरिटी देनी है। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी है बच्चों, 2 to 10 ईयर वालों को देनी है, या अप टू 10 ईयर वालों को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। और तीसरी थर्ड प्रायोरिटी जो होती है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन में देनी है। रूटीन वैक्सीनेशन को थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है। अगर सवाल पूछा जाए स्ट्रेटेजी से, अगर आपको पूछा जाए तो आपको इस हिसाब से आपको चीजें करनी है। अब देखिए अगर सवाल पूछा जाएगा ना तो वो आपको कैसा पूछा जाएगा, अगर बच्चों 6 महीने पे होगा, देखिए कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा, तो पहली बात तो ये कि जैसे ही बच्चा जन्मेगा तो यहाँ पे देखिए रूबेला वायरस जो वो कहां मिल सकता है आपको। रूबेला वायरस आपको बच्चों इसके फेरेंजियल सिक्रेशन में आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, CSF में आपको देखने को मिल सकता है, यूरिन के अंदर आपको रूबेला वायरस देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद में अगर आप बच्चे का एंटीबॉडी टेस्ट करवाओगे और इफ एट 6 मंथ, और देखिए अगर एक चीज और बताऊं, अगर देखिए आप कि यहाँ पे वायरल आइसोलेशन जो कब तक चलता रहता है, वायरल एक्सक्रिएशन कब तक चलता रहेगा, वायरल एक्सक्रीशन आपका बच्चों लगभग आपके 18 मंथ तक आपका वायरल एक्सक्रीशन होता है। आप थोड़ा मोटिवेशन करते जाइएगा, चीजें मुझे भी याद आती रहेंगी और मैं भी आपको कुछ न कुछ और चीजें ऐड करता रहूंगा। अगर मैं चीजें भूला तो मैं भी कम बताऊंगा, जाहिर सी बात है, हो सकता है आपको भी थोड़ा कम सीखने को मिले। और मैं मोटिवेटेड रहा आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर करने से, तो मैं भी हो सकता है कि और कुछ चीजें आपको एडिशनल बता दूं। अब देखिए अगर इफ एट 6 मंथ, अगर 6 महीने पे IgM और IgG अगर बॉडी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होगी, तो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट कि रूबेला इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है वो रूबेला इन्फेक्शन जो प्रेजेंट है। ये चीज आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वहां पे आप देख सकते हैं। तो देखिए मीजल्स और रूबेला के अंदर क्या अंतर होगा बच्चों, एक तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है वो आपका अलग होगा, कि रूबेला में जो है वो 7 दिन के लिए करते हैं, और कम्युनिकेबिलिटी जो आपकी मीजल्स में जो होगी वो 4 से 5 दिन रेस्ट से पहले और 4 से 5 दिन रेस्ट के बाद में। रेस्ट जो अपीयर हो रहे थे, तो मीजल्स में हमने देखा कि प्रोड्रोमल स्टेज के बाद में लगभग 3 से 4 दिन में जैसे ही कोपलिक स्पॉट खत्म होंगे, या इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ही रेस अपीयर होंगे कोपलिक स्पॉट खत्म हो जाएंगे। दोनों चीजें सेम है, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोपलिक स्पॉट के खत्म होने के बाद रेस बनते हैं, या रेस जैसे ही बनते हैं कोपलिक स्पॉट खत्म हो जाते हैं। ये चीज उसमें देखते हैं। जबकि यहाँ पे जो रेस जो बन रहे थे वो लगभग प्रोड्रोमल फेज के 24 घंटे के बाद में आपके फेज में देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें थी मीजल्स और रूबेला के बारे में। एक बार हम जो है वो कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे और वो सवाल हल करने के बाद में वापिस आएंगे इसी टॉपिक पे और थोड़ा सा डिस्कशन, कुछ बाकी चीजें रहेंगी वो भी करेंगे। एक बार हम कोशिश करते हैं कि क्या हम इतना सीखने के बाद में क्या हम मीजल्स और रूबेला से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं क्या हम उनको हल कर सकते हैं। एक बार उन चीजों को हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन एमसीक्यूज को हल करें। चलिए सवाल देखते हैं, बच्चों, सवाल देखते हैं। और मेरे पास में एमसीक्यूज नंबर 1 है, और एमसीक्यू नंबर 1 में क्या आएगा बच्चों, मीजल्स फॉलो। आसान सा सवाल है, इसको आप बोलेंगे तो मैं बड़ा कर दूंगा थोड़ा। ये लीजिए सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। मीजल्स फॉलो, क्या मीजल जो है वो पीरियडिक ट्रेंड जो है वो फॉलो करता है? तो मीजल जो है वो पीरियडिक ट्रेंड जो है फॉलो करता है। क्या वो साइक्लिक ट्रेंड फॉलो करता है? क्या वो सेक्युलर ट्रेंड फॉलो करता है? आपको क्या देखना है, क्या मीजल जो है वो पीरियडिक ट्रेंड फॉलो करता है, साइक्लिक फॉलो करता है, क्या वो सेक्युलर ट्रेंड फॉलो करता है, या ऑल ऑफ द अबव करता है? तो मीजल जो है वो ये सारे चीजें फॉलो करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे डी जो है वो आपका राइट आंसर आपको देखने मिलेगा। सवाल जो आपकी थ्योरी से ही बनके आ रहे हैं। इससे आगे वाला सवाल देखेंगे। सवाल देखिए बच्चों, सवाल है ट्रू अबाउट मीजल्स इज ऑल एक्सेप्ट। ये मीजल्स है बच्चों। ऑल आर ट्रू अबाउट मीजल्स एक्सेप्ट। तो कोपलिक स्पॉट अपीयर एज रेस डिसअपीयर।
देखिए सवाल आ रहा है कि कोपलिक स्पोर्ट जो है वो कब अपीयर होते हैं या कब डिसअपीयर है। ऑप्शन ए ये बोल रहा है कि कोपलिक स्पोर्ट अपीयर एज रेस डिसअपीयर, तो ये तो उल्टी बात है। जैसे ही रेस अपीयर होते हैं कोपलिक स्पोर्ट जो है वो डिसअपीयर होते हैं, ये उल्टी बात यहाँ पे बोल रहा है। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, पर हमें वही ऑप्शन देखना जो गलत हो। तो ऑल आर ट्रू, ट्रू की बात पूछी गई तो पहला तो ट्रू नहीं है, तो पहला तो देखिए राइट आंसर जो बनेगा, पहला तो मैं इसी पे चिन्हित कर देता हूं कि ये जो है वो राइट आंसर हो सकता है। दूसरा क्या, इट प्रिविलेंट बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनाइजेशन से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है। तो मिजल्स का जो प्रिवेंशन जो हम कर रहे थे दो तरीके से कर रहे थे, एक हम वैक्सीन दे रहे थे, दूसरा जो हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे थे। वैक्सीन जब दे रहे थे तो हमें एक्टिव इम्यूनिटी बन रही थी, और इम्यूनोग्लोबुलिन जब हम दे रहे थे तो हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास में बन रही थी, जो एक प्रिवेंशन का तरीका था। तो ये बिल्कुल राइट चीज थी, तो ये चीज है वो ट्रू है, तो ये तो एक्सेप्ट में आएगा ही नहीं। ऑप्शन बी हटा जाता हूं, जो चीजें गलत होगी उसको हमें राइट करना है। ओटाइटिस मीडिया एंड मेनिंजाइटिस आर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो क्या ये चीज राइट है? तो बिल्कुल, ओटाइटिस मीडिया और मेनिंजाइटिस जो है वो मिजल्स के साथ में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, तो एक्सेप्ट में ये भी नहीं होगा। देखिए सवाल थोड़ा अलग है तो मैं इसीलिए इसको अलग तरीके से टिक कर रहा हूं। उसके बाद में टीबी इज एग्रीवेटेड इन पोस्ट मिजल्स, तो क्या टीबी जो है वो पोस्ट मिजल्स फेज में हो सकती है? तो बिल्कुल, वेट लॉस होता है, वहां पे आपको डायरिया आपको देखने को मिलता है, टीबी भी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑल आर ट्रू अबाउट मिजल्स एक्सेप्ट, तो कौन सी चीजें जो है वो गलत है? तो गलत जो चीजें है वो ए है कि कोपलिक स्पोर्ट है वो डिसअपीयर नहीं, कोपलिक स्पोर्ट वो अपीयर नहीं होता है, रेसेस के बाद में डिसअपीयर होता है। तो जैसे ही रेस दिखते हैं कोपलिक स्पोर्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। ये सवाल हमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी थ्योरी पढ़ के ही हमने इसको हल किया है, तो ये अपना राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, और सवाल है मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स। तो मिजल्स का मोस्ट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ओके। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स, तो मिजल्स का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? क्या कोपलिक स्पोर्ट मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है? तो बिल्कुल नहीं है, ये तो इसका फीचर है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या पेराइटिस हो देखने को मिलता है? पेराइटिस नहीं देखने को मिलता। मेनिंजो एनसेफेलाइटिस क्या आपको देखने को मिलता है? और क्या आपको नेफ्राइटिस देखने को मिलता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं मैं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं कि आपको वही चीज बतानी है। ऑप्शन में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से बताना आपको कि मोस्ट डेंजरस या मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इनमें से कौन सा है। तो इनमें से अगर मैं बात करूंगा तो मुझे इनमें से सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो लगता है वो क्या लगता है? मेनिंजो एनसेफेलाइटिस लगता है, जो SSPE था। तो राइट आंसर जो है वो सी बनेगा, ये चीज आपकी पड़ी हुई थी। इसके बाद देखते हैं, बच्चों, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्वायर फॉर मिजल्स। तो मिजल्स के लिए रिजर्वायर कौन है इनमें से? तो क्या रिजर्वायर जो मिजल्स का है वो सोइल, क्या मिजल्स की रिजर्वायर थी? क्या फोमाइट्स थे? क्या मैन था या मंकी था? इनमें से कौन सा था? तो हमने पढ़ा था कि मिजल्स के लिए रिजर्वायर कोई भी नहीं होता है, सिर्फ मैन टू मैन चीजें होती हैं, और इसके अंदर कम्युनिकेबिलिटी या होस्ट जो होता है वो सिंगल होस्ट होता है, इसमें जो मैन होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वही होता है। राइट आंसर सी होगा। ये सवाल भी अपन ने देखा था। इसके बाद में सवाल आया बच्चों, वो सवाल क्या है? सवाल यह कि ट्रू अबाउट मिजल्स रेस अपीयरेंस, कि मिजल्स रेस जो अपीयरेंस हो रहे हैं उनके बारे में ट्रू बताइए। तो ये अलोंग विद कोपलिक स्पोर्ट, क्या कोपलिक स्पोर्ट और मिजल्स रेसेज हैं वो एक साथ में अपीयर होते हैं? तो एक साथ में अपीयर नहीं होते हैं, वो जो अपीयर होते हैं वो आपके पहले कोपलिक स्पोर्ट आता है, उसके बाद में रेस आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज जो है वो राइट नहीं है। इसके बाद में क्या है? मिजल्स रेस के बाद में ट्रू आपको बताना है 1 to 2 days बिफोर कोपलिक स्पोर्ट। तो क्या मिजल्स के जो रेस है वो कोपलिक स्पोर्ट से पहले बन रहे थे या बाद में? तो कोपलिक स्पोर्ट जैसे ही डिसअपीयर होते हैं उसके बाद में रेस आते हैं, या रेस जैसे ही अपीयर होता है कोपलिक स्पोर्ट जो है वो आपका डिसअपीयर हो जाता है। तो कोपलिक स्पोर्ट का जो ट्रेंड जो है वो ऐसा है कि रेस जो है वो हमेशा कोपलिक स्पोर्ट के बाद में आते हैं। इसके अंदर जो बिफोर ले रखा है तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत होता है। ऑप्शन सी है कि 1 to 2 days आफ्टर कोपलिक स्पोर्ट, कि कोपलिक स्पोर्ट के 1 से 2 दिन के बाद में आता है। तो ये जो है वो राइट यहाँ पे यही बनता है, हालांकि होता 3 से 4 दिन है।
24 to 48 आवर होता है, बिल्कुल राइट है। 1 to 2 days आफ्टर कोप्लिक स्पॉट, ऑप्शन जो है वो ये राइट होता है। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि पोस्ट मिजल्स स्टेज, तो पोस्ट मिजल्स स्टेज के अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस मुझे देखने को मिलता है, डायरिया मुझे देखने को मिलता है, वीकनेस मुझे देखने को मिलती है, ये पोस्ट मिजल स्टेज में मुझे ये देखने को मिलता है। रेस जो है वो पोस्ट मिजल स्टेज में नहीं देखने को मिलते, ये मुझे है वो इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो इरप्टिव स्टेज है ये फॉलो करती है किसको, प्रोड्रोमल स्टेज को। तो सबसे पहले प्रोड्रोमल स्टेज आती है, फिर इरप्टिव स्टेज आती है, उसके बाद में आपकी पोस्ट मिजल स्टेज आती है। तो रेस जो है वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, आपको इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन सी होगा कि 1 से 2 दिन बाद में कोप्लिक स्पॉट के रेस हमें देखने को मिलते हैं। आगे वाला सवाल देखते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं बच्चों। और सवाल जो है वो रूबेला से आया है, और सवाल क्या आया बच्चों कि ऑल आर फीचर ऑफ रूबेला एक्सेप्ट, कि रूबेला के इनमें से सारे फीचर हैं एक को छोड़ के। तो आप देखिए सोर्स ऑफ इंफेक्शन इज ए केस, क्या ये चीज सही है कि रूबेला जो है इसका जो सोर्स है वो इन्फेक्शन का जो वो केस होता है, तो सर क्या नो सब क्लिनिकल केस होते हैं, सोर्स ऑफ इंफेक्शन इज केस, नो सब क्लिनिकल केस, नो कैरियर फॉर पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला इन्फेंट विद कंजेनाइटल रूबेला एक्सक्रिएट वायरस। इनमें से हमें बताना है कि ऑल आर फीचर ऑफ रूबेला एक्सेप्ट, तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन इज केस, तो ये बिल्कुल राइट बात है। नो सब क्लिनिकल केस, क्या रूबेला के कोई भी सब क्लिनिकल केस नहीं है, तो ये तो बात बिल्कुल भी गलत है, यानी कि ये बात सही है ये गलत है। रूबेला में सब क्लिनिकल केस होते हैं। नो कैरियर फॉर पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला, तो बिल्कुल सही बात है, पोस्ट नेटल रूबेला अगर क्रिएट होगा उसके बाद में उसका कैरियर नहीं है कोई भी। ऑप्शन डी है इन्फेंट विद कंजेनाइटल रूबेला एक्सक्रिएट वायरस, तो बिल्कुल सही बात है, इन्फेंट जो है वो एक्सक्रिएट करता है वायरस को, और कब तक करता है, 18 मंथ तक जो है ये वायरस को जो है वो एक्सक्रिएट करता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत चीज जो है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे गलत चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे सवाल में ये दिया गया कि रूबेला का कोई भी सब क्लिनिकल केस नहीं होता, जबकि ये बात गलत है। रूबेला का जो है वो सब क्लिनिकल केस होता है, तो गलत चीज जो है वो ऑप्शन बी है, तो इसलिए गलत चीज को ही हम सही मान रहे, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरे गले में भी थोड़ा दर्द होने लगा है, मुझे नहीं पता शायद ये क्लास कितनी देर की हो गई है, 1 घंटे की तो हो गई होगी। मीजल्स वैक्सीन कैंपेन बिटवीन 9 to 14 ईयर एज फॉर एलिमिनेशन इज, कि मीजल्स वैक्सीन कैंपेन बिटवीन 9 to 14 ईयर एज एलिमिनेशन इज, तो मीजल्स वैक्सीन के लिए जो एज ग्रुप जो था कि इस एज ग्रुप में देखिए मीजल्स कैंपेन जो चला रहा था WHO द्वारा, मीजल्स और रूबेला कैंपेन चला था, उसमें 3 चीजें थी, एक कैचअप था, एक कीप अप था, एक आपका था फॉलो अप। तो इन तीनों चीजों में 9 to 14 ईयर वालों को हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, वो किस चीज में आ रहा था, तो वो क्या वो कीप अप में था, फॉलो अप में था, मोप अप में था या कैचअप में था। तो कैचअप देखिए, तो कीप अप में क्या था, कीप अप में हम ये देख रहे थे कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो कर रहे हैं तो हमें मोर देन 95% जो पॉपुलेशन है उसको हमें वैक्सीनेट करना है, कीप अप में ये था। फॉलो अप में हमें ये था कि एवरी 2 to 4 ईयर में मुझे एक सब सिक्वेंट प्रोग्राम करना है जिसके अंदर मीजल्स और रूबेला की 1 एडिशनल डोज में उन सारे लोगों को लगाऊंगा ताकि वो वर्जिन ना रहें। ये चीज थी। मोपअप इसके अंदर आता नहीं है, इसके अंदर जो चीज आती है वो क्या आती है, केचअप आता है। तो मीजल्स वाला जो प्रोग्राम है इनमें 3 चीजें आती हैं, एक केचअप आता है, एक कीप अप आता है, एक कीप अप आता है, एक जो आता है वो आपका फॉलो अप आता है। 2 चीजें मैंने आपको बताई। और 9 to 14 ईयर वाले एज के जो ग्रुप है उनको किसी भी सूरत हाल में आपको वैक्सीन देनी ही देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हिस्ट्री की उनको मिली है या उनको नहीं मिली है, उनको देनी ही देनी है। तो ये जो चीज है वो किसको फॉलो करती है, वो केचअप को फॉलो करती है। केचअप जो स्ट्रेटेजी उसके अंदर 9 to 14 ईयर वालों को हम वैक्सीन दे रहे थे। आगे का सवाल देखते हैं। और आगे का सवाल ये थे बच्चों कि मोस्ट वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रूबेला। तो रूबेला के लिए मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट होगा कौन सा था। देखिए वायरस आइसोलेशन है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके अंदर खूब सारी जांचें आती है। राइट आंसर जो था हमारा वो क्या आएगा, जो एलाइजा नहीं था, RIA नहीं था, हमारे पास में जो था वो HAI था, यानी हेम एग्लूटिनेशन
एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। तो मोस्ट वाइडली मोस्ट कॉमनली गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा रूबेला के अंदर वो क्या होगा, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट इसका होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ये HAI यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, बाकी की जो चीजें हैं वो गलत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगर आता है। ओके, सवाल अपने पास में खूब सारे बचे हुए हैं, सवाल देखेंगे बच्चों। और सवाल क्या है, ए 1 year old अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स टू ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद फीवर सिंस 5 days। 5 साल से उसको 5 दिन से उसको फीवर है। मदर आल्सो गिव्स इज हिस्ट्री ऑफ रेसेस स्टार्टिंग बिहाइंड ईयर पिना। बच्चा है, 5 दिन से फीवर है, रेट्रो ऑरिकुलर उसको रेसेस अपीयर हुए हैं बिफोर ए डे, एक दिन पहले, बिफोर कमिंग टू ओपीडी। ऑन एग्जामिनेशन सी सेड, बच्चे को देखिए थोड़ा सा यहाँ काफी मिस्टेक है, उसने बोला कि ऑन एग्जामिनेशन उसने नोटिस किया कि रनिंग नोज है और कंजस्टेड आई है, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट प्रोबेबली क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है बच्चों। फीवर की हिस्ट्री है 5 दिन से, फीवर जो है वो 5 दिन से, लगभग 5 दिन से फीवर है, जबकि आपकी रूबेला के अंदर जो है वो फीवर है लगभग आपकी 2 से 3 दिन के लिए रहती है। मिजल्स के अंदर जरूर 4 से 5 दिन के लिए रहती है, मोस्टली 4 दिन के लिए रहती है। दूसरा जो है बच्चों रनिंग नोज है, यानी कोल्ड लाइक फीचर्स है, यहाँ पे रनिंग नोज है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो कंजक्टिवाइटिस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है 3C वाला एक फीचर देखने को मिल गया। राइट आंसर क्या होगा, रूबेला। क्या रूबेला होगा, क्या मम्स होगा, क्या मिजल्स होगा, चिकन पॉक्स होगा। तो ये जो फीचर है वो सारे के सारे फीचर मिक्स होते हैं या मैच होते हैं, किससे, मिजल से होते हैं, रूबेला से नहीं होते हैं। हालांकि हम टॉपिक 2 ही पढ़ रहे हैं इसलिए हम 2 टॉपिक के ही सवाल लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो फीचर है वो मिजल्स के फीचर जो है वो मैच होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो मिजल्स होगा। देखिए इन सवालों के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा इसके अंदर टाइम लगेगा। एक्चुअली हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है तो बार बार इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। हमारा उद्देश्य है कि क्या हम एमसीक्यू हल कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिला है। ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही आपको सीएचओ के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि सीएचओ के एग्जाम में भी ऐसा कोई भी एमसीक्यू जो नहीं होगा वो हमारी अपन सब लोगों की डिस्कस की हुई पढ़ी हुई कम्युनिटी के अंदर से नहीं होगा। सीएचओ के अंदर वादा है कि सारे के सारे सवाल, कम्युनिटीज के सारे से सारे सवाल आपके इसी क्लास से पूछे जाएंगे। इसी क्लास के अंदर से सारे सवाल आपको देखने मिलेंगे। मैं खुद आऊंगा स्क्रीनशॉट लेके, अपनी बातों का, अपने वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डर लेके आप सबके सामने मेरे सबूत रखूंगा कि जिन जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है उन सब ने राइट आंसर जरूर किए। और देखिए ये जो क्लास जो हम ले रहे हैं बच्चों, मैं जो है वो ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा भरोसा करता हूँ कि आप क्लास डिलीवर कम कर दीजिए। आपको भी देखने को मिला होगा, मुझे भी लगता है कि मैं जो चीजें करता हूँ वो थोड़ी ऑथेंटिक चीजें ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्लास का गैप भी लगता है तो वो गैप इस वजह से ही लगता है कि मुझे अगर मेरे पास में अगर कोई डाउट रह गया तो मैं कितना भी मुझे टाइम लगे, आई डोंट केयर कि मुझे 1 दिन लग रहा है 2 दिन लग रहा है, पर मैं उस डाउट को 100% क्लियर करता हूँ। मेरे स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ, वैसे एक टीचर जो है वो भी एक स्टूडेंट ही होता है। तो जब मैं प्योर स्टूडेंट था बच्चों, अब तो मैं पढ़ाता भी हूँ, जब मैं प्योर स्टूडेंट था तब भी मेरी एक ये खासियत थी कि मेरी पढ़ाई कितनी भी डिस्टर्ब हो जाए पर मेरे पास में अगर कोई डाउट हो गया तो मैं उस डाउट को कितना भी टाइम लगे मैं उसी जगह उसको क्लियर करके मानता था, फिर आगे बढ़ता था। तो जीवन में कभी डाउट रहा नहीं, और डाउट जब आया तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े और उसको क्लियर करके ही आगे माने। तो सवाल यहीं से पूछेंगे, अगले आगे वाला सवाल देखते हैं। ऑल आर फीचर ऑफ रूबेला एक्सेप्ट, ये सारे के सारे रूबेला की फीचर है एक को छोड़ के। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये सवाल बच्चों अपना किया हुआ है, सवाल अपना किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, और सवाल ये है बच्चों कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कंजेनाइटल रूबेला एक्सेप्ट, कि सारे के सारे स्टेटमेंट है वो कंजेनाइटल रूबेला के बारे में सही है एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ के। इट इज डायग्नोस्ड व्हेन द इन्फेंट हैज आईजीएम एंटीबॉडी एट बर्थ, क्या ये डायग्नोस्ट किया जाता है जब बच्चा जो है उसको आईजीएम एंटीबॉडीज होती है? तो इस ऑप्शन को एक बार रख लेता हूं, बिल्कुल ये सही कथन है। इट इज डायग्नोस्ड व्हेन आईजीजी एंटीबॉडीज परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, या मैं इस ऑप्शन को रखूं मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट आर डीफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड कैटरेक्ट, क्या मैं इस चीज को रखूं? और ऑप्शन डी मेरे पास है कि इन्फेक्शन आफ्टर 18 वीक ऑफ जेस्टेशन रिजल्ट इन मेजर कंजेनाइटल डिफेक्ट,
4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है और आपको ये पहचान करनी कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन क्या, ये पहला ऑप्शन ये दिया गया कि ये जो है वो अगर कंजेनाइटल रूबेला तब होगा जब इन्फेंट को आईजीएम एंटीबॉडी जो बर्थ में प्रेजेंट होगी, तो ये कथन बिल्कुल भी सही है। हम डायग्नोस कर देते हैं जब आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी है इट इज डायग्नोस्ड व्हेन आईजीजी एंटीबॉडी परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, कि 6 महीने से ज्यादा अगर परसिस्ट कर जाए आईजीजी एंटीबॉडी तो मैं इसको रूबेला सिंड्रोम मानता हूं, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी है, ये तो यूनिवर्सल सही कथन है कि 3C है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, सॉरी 3C नहीं, कंजेनाइटल रूबेला जो है वो ट्रायड आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा डीफनेस आपको देखने को मिलता है, कार्डिक मालफॉर्मेशन यानी पीडी आपको देखने को मिलता है और कैटरेक्ट देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सल कथन सही है। और इन्फेक्शन जो 18 वीक के बाद में होगा वो मेजर चेंजेज में आएगा, तो ये कथन जो है वो गलत है। 3 चीजें सही है, एक चीज गलत है और हमें गलत की पहचान करनी थी। गलत जो चीज थी वो थी, तो सवाल के हिसाब से जो ऑप्शन सही है, जिस ऑप्शन को मैं टिक लगाऊंगा वो ऑप्शन है डी जो है वो राइट आंसर होगा। तो सवाल का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो है इसका राइट आंसर डी होगा। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। रिकमेंडेड वैक्सीन स्ट्रेटेजी फॉर रूबेला इज टू वैक्सीनेट व्हिच एज ग्रुप ऑन प्रायोरिटी ड्यूरिंग रूबेला आउटब्रेक। रूबेला आउटब्रेक के टाइम पे वो जो हमने देखा था कि रूबेला का जो आउटब्रेक होगा, मैंने वो इनकम्प्लीट लिखा था शायद, रूबेला आउटब्रेक के टाइम पे, रूबेला आउटब्रेक जब होगा, रूबेला आउटब्रेक के टाइम पे प्रायोरिटी कैसे होगी, ये सवाल आपको पूछा है। और ये पूछा कि पहली प्रायोरिटी ड्यूरिंग रूबेला आउटब्रेक, तो कौन से एज ग्रुप को आप प्रायोरिटी के हिसाब से रखेंगे। तो पहली प्रायोरिटी जो थी वो हमने बात की थी कि रूबेला आउटब्रेक के टाइम पे हम जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले जो लोग थे, जो मदर थी उनको, जो फीमेल थी उनको हम पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे हम 10 साल तक की एज ग्रुप वाले को रखते हैं और तीसरी प्रायोरिटी पे हम रूटीन वैक्सीनेशन या रूटीन इम्यूनाइजेशन वाले को रखते हैं। सवाल देखते हैं। वुमन 15 to 49 ईयर ऑफ एज नॉन प्रेग्नेंट जो है, और बी जो है वो है इन्फेंट्स को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। सी जो है वुमन 15 to 39 ईयर प्रेग्नेंट है, और डी जो है वो एडोलेसेंट गर्ल्स को 10 से 19 साल वालों को देंगे। इनमें से पहली प्रायोरिटी किसकी देनी है। हमने वहां पे ये पढ़ा था कि 3 प्रायोरिटी देनी है। पहली प्रायोरिटी हमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली फीमेल्स को देनी है। इनमें से कौन सी है, तो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल जो है वो कौन सी है, वो ऑप्शन ए है वुमन। देखिए 49 आ गया तो यानी 15 से 49 ईयर तक आ गया, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव एज वाली है, पहली प्रायोरिटी इनको देनी है। दूसरी प्रायोरिटी जो है हमें किसको देनी है, एडोलेसेंट इनको देनी है। सेकंड प्रायोरिटी हमें इनको देनी है। तीसरी प्रायोरिटी जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन वाले को देनी है। तो पहली प्रायोरिटी का सवाल पूछा जाए रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स को ही हमें देना है। ये यहाँ पे राइट आंसर ए होने वाला है। आगे का सवाल देखते हैं। तो ये सवाल थे, ये इतने सारे सवाल थे मीजल्स और रूबेला से। ये एक हाई यील्ड टॉपिक था, जबरदस्त सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आने वाले टाइम पे भी आपको सवाल देख सकते हैं। कुछ अपग्रेडेड सवाल ही हमने यहाँ पे देखे, जो आपकी छोटी किताबें जो होती हैं उनमें, जो नॉर्मल बुक्स जो है उनमें देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़े एडवांस सवाल जो है वो भी हमने थोड़े ट्रिकी सवाल हल किए थे। ये कहानी थी मीजल्स और रूबेला की, कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पे, मेरे साथियों पे, मेरे दोस्तों पे कि ये क्लास आपने अच्छे से देखी है। अगर पसंद आए है तो अपने 2-4 दोस्तों को भी रिकमेंडेड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपना रिव्यू भी जरूर दे कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट रहा है तो इस क्लास को आप कमेंट बॉक्स में, टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख सकते हैं। मैं खुद वहां पे आके और आपके डाउट जो है उसको सोल्व करूंगा। नमस्कार, ये क्लास थी। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सीएचओ बनने के सपने को साकार करने में हिम्मत लगाइए। नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उस सपने में अपनी हिम्मत लगाइए, जी जान लगाइए। टाइम वेस्ट मत कीजिए यार, कहीं पे भी आपके पास टाइम है नहीं। अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं है, और नॉर्सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो टाइम जाया ना होने दें, सही जगह पे टाइम लगाएं, गलत जगह वेस्ट ना करें। पढ़ते ही पढ़ते रहिए, दिन रात अंधे हो जाइए, इनके अलावा अब आपका कुछ बचा है नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।